चलो स्टार्ट कर रहे हैं। डालो, क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं। पहले कुछ बातें होनी चाहिए, बातें होनी चाहिए लाइक एग्जाम पर्सपेक्टिव से कैसा सब्जेक्ट है, कितने मार्क्स का आता है, पहले कैसा सब्जेक्ट है। एग्जाम में क्या रहता है उसका थोड़ा सा बात करते हैं, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं वो चीज़। ठीक है, लिखते रहना साथ साथ। मार्क्स, कितने मार्क्स का आता है और सब्जेक्ट का नेचर क्या है। देखिए, आप कभी भी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो उसका नेचर समझना ज़रूरी है। साथ में बात करेंगे बुक्स की, कि कौन कौन सी बुक्स है जहाँ से आप चीज़ें देख सकते हैं जब आपको पर्सनली पढ़ना रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें एग्जाम पर्सपेक्टिव की, तो जो एमएससी वाला पोर्शन होता है, यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एमएससी है और बीएससी है। ठीक है, तो जो एमएससी वाला पोर्शन है वो डोमिनेंट रहता है। बीएससी वाले से एक या दो क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसको तो भले स्किप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और ये थोड़ा टफ होता है। और कई बार जो पीछे की नॉलेज है उसी से बन जाता है, तो अदरवाइज स्किप कर लो या पीछे की नॉलेज से बना लो, ये बेस्ट चॉइस रहता है। एमएससी यहाँ कितने क्वेश्चन आते हैं लगभग, उस पर बात करेंगे अभी। तो लगभग 4+3 ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मतलब 7 क्वेश्चन के आसपास रहता है। 4 का मतलब हो गया 3.5 × 4, और 3 का मतलब हो गया 3 × 5। अगर मार्क्स की बात करें तो थोड़ा 15 प्लस इसका हो जाएगा आपका 14, 29 से, और अभी ग्रेजुएशन वाले भी और अगर ऐड कर दें थोड़ा बहुत तो 35 तक ऐसे कुछ जाएगा आपका। इस लिहाज से अगर हम बात करें तो 30 के आसपास जो भी मार्क्स होते हैं, मार्क्स वाला जो डेटा है वो यहीं आ गया। तो 30 के आसपास जो भी होता है वो लीडिंग सब्जेक्ट बोला जाता है, तो ये वन ऑफ द लीडिंग सब्जेक्ट है। दूसरा, एग्जाम पर्सपेक्टिव से एक बात करें, ये जो क्वेश्चन आते हैं वो इजी होते हैं। समटाइम्स ऑब्वियसली टफ हो सकती है क्लासिकल, बट जनरली इजी होती है। आप 80% क्वेश्चन से इजी मान सकते हो वहाँ पे। इसका मतलब ये हुआ कि पेपर में आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, पेपर में आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। और एक और ख़ास बात है, यहाँ पे आ रहे हैं सब्जेक्ट नेचर पे। तो सब्जेक्ट नेचर कैसा है, अगर मैं बात करूँ ग्रेजुएशन क्लासिकल मैकेनिक्स की, तो वो थोड़ा टफ पड़ता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें विजुलाइजेशन वगैरह करना पड़ता है, और थोड़ा प्रैक्टिकल सिचुएशंस पे क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, लेकिन जो एमएससी वाला पोर्शन है वो बहुत ही ज़्यादा ईजी है, एक्स्ट्रा ईजी बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा ईजी है। ठीक है, तो सब्जेक्ट नेचर अभी अपने को फोकस एमएससी वाले पे ही करना है। इसका मतलब सब्जेक्ट बहुत ईजी है, लेकिन सब्जेक्ट को सीखने का एक तरीका होना चाहिए। तरीका क्या है, यहाँ पे क्वेश्चंस लगाओ। तरीका क्या है, यहाँ पे क्वेश्चंस लगाओ। और सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में इसकी थ्योरी की अगर बात करूँ, इसकी थ्योरी की बात करूँ तो थ्योरी इसकी सबसे कम है। जितने भी 4 लीडिंग सब्जेक्ट हैं, ईडी हो गया, क्वांटम हो गया, एमपी हो गया और क्लासिकल हो गया, इन 4 में सबसे कम थ्योरी वाला सब्जेक्ट ये है। ठीक है, थ्योरी के मुश्किल से 12-13 पेज बनेंगे, हाईएस्ट 15 पेज बनेंगे। अब प्लस 15 और लगा लो एसटीआर के अलग से, एसटीआर और उसके सेंट्रल फोर्स के लगा के टोटल 30 पेज की है। ठीक है, लेकिन जब आप पढ़ोगे तो आपकी 200-300 पेज में जाएगी है। 300 पेज में जाएगी, तो बाकी के जो पेजेज हैं
उनमें सारे क्वेश्चंस रहेंगे आपके। 250 पेजेस में लगभग, ये 50 मान लो आसपास, 250 पेजेस में आपके लगभग क्वेश्चंस रहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि सारा गेम है वो किसका है, यहाँ पे क्वेश्चंस का है। एक अगर ये बात समझ में आ रही है तो आपको ये बात भी समझ में आनी चाहिए कि जो असाइनमेंट्स है वो यहाँ पैरेलल में डिस्कस होंगे। जनरली हम क्या करते हैं कि पहले थ्योरी पढ़ा दिया, उसके बाद असाइनमेंट डिस्कस करते हैं, या पहली क्लास से ही असाइनमेंट का डिस्कशन शुरू हो जाएगा। और फिर जैसे ही आगे प्रोसीड करेंगे तो असाइनमेंट ये मानो कि ऑल टाइम खुला ही रहेगा हमारे पास में, ये थोड़ा सा इसका नेचर है। अब फिर असाइनमेंट क्लास में ही डिस्कस हो रहे हैं सारे के सारे, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि घर जाके उन क्वेश्चंस को दोबारा जरूर से करें, और जो भी थॉट प्रोसेस है वो बनाए वहाँ पे। यहाँ पे सारा गेम है वो क्वेश्चंस के थ्रू ही डील होगा, ठीक है। चीज़ें भी क्वेश्चंस के थ्रू ही समझ में आएंगी, शुरू में नहीं आएंगी, लेकिन क्वेश्चन करते ही पल्ले पड़ने लग जाएगा कि क्या चल रहा है। लास्ट बात है बुक्स के बारे में। बुक्स अभी पढ़ सकते हो, बुक्स अभी भी पढ़ सकते हो, ठीक है। कौन कौन सी है जिन पे आप जा सकते हो। अब बुक से क्या करना है, सिर्फ क्वेश्चंस करने हैं। बुक से क्या करना है, सिर्फ क्वेश्चंस करने हैं इन और ऑन स्टाइल। बुक के स्टाइल को फॉलो नहीं करना, खुद के स्टाइल में करना है। अगर समझ नहीं आ रहा होगा तो बुक के स्टाइल में जाएंगे। बुक इन और स्टाइल, ये ध्यान रखना खुद के स्टाइल में करना है, ठीक है। जो आपको सिखाया जाएगा उसके हिसाब से करना है। क्वेश्चन यहाँ से उठाना है, सॉल्यूशन अपना खुद का रखना है। अच्छा, कौन कौन सी बुक है। बुक्स आपकी जेसी उपाध्याय, क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए कुमार गुप्ता शर्मा, इनको लिख लो भाई। गोल्डस्टीन, और एसटीआर के लिए स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए हम थोड़ा स्पेशल भी जाएंगे, मतलब और भी बुक्स यहाँ पे इन्वॉल्व रहेंगी। ऑर्थर वाइजर, डेविड जे ग्रिफिथ, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, रॉबर्ट आइसबर्ग, क्लैपनर। क्लैपनर के स्पेलिंग ये हो। और ऑर्थर वाइजर हो गया, क्लैपनर हो जाएगा। एक नोट्स भी हैं थोड़े से, वो आपको शेयर हो जाएंगे, या मैं बोलूँ कि पोर्टल पे ऑलरेडी अवेलेबल है। और इसके अलावा एक दो बुक और भी हो सकती हैं। अच्छा, ये ऊपर वाली जेसी, कुमार गुप्ता शर्मा और गोल्ड स्टीन रहने देंगे, और सबसे पहले इसको प्रायोरिटी देंगे और उसके बाद इन सबको प्रायोरिटी देंगे। एसटीआर पे, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे इतना हमें बुक्स के थ्रू जाना पड़ता है। ये कब करना है आपको, जब आप यहाँ से पढ़ लेंगे, उसके बाद में अगर आपको खुद से कभी भविष्य में पढ़ना है एसटीआर को, तो ये बुक्स हैं, इन सब का मिक्सचर आपके नोट्स में है। और आपको अगर अच्छे से समझना है तो ये सबका थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और मैं बोलूँ कि एसटीआर में थ्योरी से कुछ ही नहीं होता, आपका मेन जो चीज़ है वो प्रॉब्लम्स है। तो एसटीआर में प्रॉब्लम्स लगानी पड़ेंगी, और जितनी ज़्यादा लगा सकते हो। खास बात ये कि एसटीआर का जो असाइनमेंट है उसमें लगभग 100+ क्वेश्चन है, 120+ होंगे शायद। तो ये एक एक्स्ट्रा एज मिल जाएगा आपको, कि ये अच्छी चीज़ होगी कि प्रॉब्लम्स के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। तो क्लासिकल मैकेनिक्स मतलब प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ से, ये आपके सामने लिखा हुआ है सब कुछ, ठीक है। प्लस वाई के लिम भी है, ऑब्वियस है, वो ऑब्वियस बुक मान के चला करो, अगर इनकेस कभी मैं ना भी बोलूँ तो भी। वाई के लिम, अच्छा, ये सारे बुक्स हैं पोर्टल पे अवेलेबल है। अगर कुछ नहीं होगा तो आप मेरे से मांग सकते हैं, होपफुली शायद नोट्स ना हो, तो जब भी ज़रूरत होगी तो आप मांग लेना उस टाइम, अभी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं।
भी टॉपिक सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे तो एक बार सिलेबस को थोड़ा सा ध्यान में देना पड़ेगा कि टॉपिक्स क्या क्या है। सिलेबस बोल दो या टॉपिक्स बोल दो कि टॉपिक्स क्या क्या है वहाँ पे। टॉपिक्स में सबसे पहले आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम, फिर आपका लैग्रांजियन फॉर्मूलेशन, फिर आपका हैमिल्टोनियन फॉर्मूलेशन, फिर आपका कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन एंड पॉइजन ब्रैकेट, फिर आपका फेज पोटेंशियल रिलेटेड प्रॉब्लम्स, फिर आपका है पीएसटी, फेज स्पेस ट्रेजेक्टरी, फेज स्पेस ट्रेजेक्टरी, और उसके बाद में आपका सेंट्रल फोर्स, फिर आपका एसटीआर। ये टॉपिक्स हैं आपके जो आपका पेपर का मतलब जो भी क्लासिकल मैकेनिक्स आएगी वो 90% यहाँ से आएगी। चल सकते हैं क्योंकि ग्रेजुएशन में एसटीआर को वो कंसिडर करते हैं, तो एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन तो वो यहीं से दे देते हैं। तो ग्रेजुएशन का जो रिजिड बॉडी डायनामिक्स है उससे फिर एक ही क्वेश्चन बनता है, बस उसको तुम स्किप कर सकते हो। इसका मतलब 90% यही है और ये बहुत ही ईजी है, ठीक है। लेकिन इसको है ना आगे बढ़ने से पहले इस पूरे का गेम समझना पड़ेगा तुमको कि ये चलता कैसे है, सब्जेक्ट मूव कैसे करेगा। अच्छा एक रह गया, स्मॉल ऑसिलेशंस रह गया, स्मॉल ऑसिलेशंस। गेम कैसे समझना पड़ेगा, सुनिएगा गेम क्या है एक्चुअल में। ये जो ये वाला टॉपिक है, ये वाला टॉपिक है, ये वाला टॉपिक है, और मतलब मैक्सिमम जो स्टफ है वो यहाँ से रिलेटेड है। लैग्रांजियन फॉर्मूलेशन अगर आपको आया तो बाकी चीज़ जो मैंने टिक मार रखे, और भी यहाँ पे भी चीज़ें हैं, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे भी है, इसी से रिलेटेड, ठीक है। इसको भी अपन ले सकते हैं उसमें, और इसको थोड़ा सा छोड़ सकते हैं एक बार के लिए। ये दो टॉपिक अलग हो गए, बाकी ये जो बाकी रिमेनिंग पार्ट है वो सारा का सारा इस पर बेस्ड है, और ये बंदा इस पर बेस्ड है, ठीक है। और अपना पहला टॉपिक यही है, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ है, ये वाला जो टॉपिक है वो इसको पढ़ने के बाद में ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। मेरी बात ढंग से सुनना। अभी आप इसको पहले नंबर पे पढ़ोगे, ठीक है, पढ़ लिया इसको, लेकिन समझ नहीं आएगा, क्लैरिटी नहीं मिलेगी, डाउट्स रहेंगे, बहुत सारे डाउट्स रहेंगे, इवन डाउट्स रहेंगे, दबा के डाउट्स रहेंगे। आपको लगेगा यार कुछ भी हो रहा है यहाँ पे, मेरी बात सुनना, आपको लगेगा कि कुछ भी हो रहा है, अब बैठा नहीं, हर बार सही आंसर नहीं आ रहा आपका। जनरली ऐसा होता नहीं है, जनरली जो भी पढ़ते हो और अप्लाई करते हो तो आंसर आ जाते हैं। यहाँ ऐसा होगा कि डाउट्स बहुत ज़्यादा आएंगे। वो डाउट्स का क्लियरेंस वक्त के साथ होएगा, जब आप यहाँ से गो थ्रू हो रहे होंगे। जैसे आपके ये दोनों चैप्टर हो जाते हैं उसके बाद ये डाउट आने बंद हो जाएंगे। फिर भी कहीं ना कहीं किसी क्वेश्चन में डिग्री ऑफ फ्रीडम में आप मतलब रुक सकते हो, वो आपको रोक सकता है। ये इस टॉपिक का नेचर है, डिग्री ऑफ फ्रीडम का नेचर है कि वो कई बार मतलब सही नहीं आएगा आपका। उसका रीज़न ये है कि जो क्वेश्चन बना रहा है वो जैसे सोच रहा है वैसे तुम सोच रहे हो या नहीं सोच रहे हो, ये भी ज़रूरी है यहाँ पे। तो थोड़ा सा अपना जो टॉपिक है आज का, थोड़ा सा इस लिहाज से थोड़ा टफ है कि आप के डाउट्स आएंगे शुरुआत में। तो अभी घबराना नहीं है उस चीज़ को लेके, क्योंकि लैग्रांजियन फॉर्मूलेशन पढ़ेंगे, प्रोसीड करेंगे तो धीरे धीरे वो चीज़ें क्लियर होंगी। बातें सेट है दिमाग में? ओके। और फिर अब इस पे बात करूँ थोड़ी सी मैं। ये सेंटर पॉइंट है जिसके अराउंड सारा गेम चलेगा। अब सेंटर पॉइंट में लेकिन एक और खास बात है, सेंटर पॉइंट में आप क्या सीखेंगे, लैग्रांजियन लिखना सीखेंगे। लैग्रांजियन फॉर्मूलेशन है, लैग्रांजियन लिखना सीखेंगे, जो जनरली इसकी थ्योरी इतनी सी है बस, L इक्वल टू टी माइनस वी, ये खत्म हो गया। सीरियसली बोलो तो ये नाम लिखते ही खत्म हो गया, इतना बड़ा टॉपिक है ये, ठीक है। लेकिन एक और खास बात है कि इस पूरे चैप्टर में ये सीखोगे तुम कि लैग्रांजियन कैसे लिखा जाता है, और लैग्रांजियन पे कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। लैग्रांजियन लिखवाएगा ही नहीं कभी तुमसे किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है। लैग्रांजियन गिवन होगा और तुम पूरे टाइम लैग्रांजियन सीख रहे हो, ये क्या चल रहा है, फिर इरिलेवेंट हो जाएगा फिर तो। जब क्वेश्चन में दिया ही आएगा और फिर पूरा फोकस उसके लिखने पे ही है तो गलत कर रहे हैं। एक्चुअली में गलत नहीं कर रहे, सारा जो अंडरस्टैंडिंग का बेसिस है
वो लैग्रांजन लिखने के बाद ही आपको क्लियर होएगा। तो लैग्रांजन लिखना आना चाहिए और उसकी पूरी प्रैक्टिस यहाँ पे होएगी। उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे अदर स्टफ पे। तो ये सेंट्रल पॉइंट है, इसको आपको ढंग से सीखना रहेगा। इस पे हम काफ़ी टाइम देंगे। जैसे कि ये ओवर होगा उसके बाद आप बहुत स्पीड में प्रोसीड कर सकते हो नीचे की साइड में। ठीक है, तो पूरा सिलेबस और टॉपिक, सब्जेक्ट का नेचर, सारी चीज़ें क्लियर है। ठीक है, अब मैं आता हूँ पहले टॉपिक। ये सब आपको लिखना चाहिए था कि टॉपिक्स एटलीस्ट लिखने चाहिए थे, और ये बात लिखनी चाहिए थी कि ये सेंटर पॉइंट है। थोड़ा इस पे लिखना चाहिए था कि डाउट्स आएंगे बट घबराना नहीं है। डाउटफुल खुद इसका नेचर है, इस टॉपिक का डाउटफुल नेचर है इसका खुद का ही, तो उससे घबराना नहीं है। समय के साथ ही सेट होंगी चीज़ें। बढ़ सकते हैं। चले अभी डालिए आप डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम या डिग्री ऑफ फ्रीडम? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। सबसे पहले बात होनी चाहिए कि क्या चीज़ है। क्या चीज़ है भैया? नंबर ऑफ, मिनिमम नंबर ऑफ, एक मिनट, नंबर की जगह फिर यहाँ पे मिनिमम डालते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स, और पैरामीटर्स भी बोल सकते हो आप, कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ ए सिस्टम। बहुत सारी छोटी छोटी बातें उस पर एक बार फोकस करते हैं। एक तो है मिनिमम नंबर। नंबर है वो लिस्ट होना चाहिए। ठीक है, कई बार क्या रहेगा, लिस्ट टू लिस्ट जितना हो ना ऐसे करना है अपने। कई बार क्या होता है जैसे आप 3 कोऑर्डिनेट्स से डिफाइन कर सकते हो उस चीज़ को, उसकी मोशन को, टू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ ए सिस्टम। और फिर डायनेमिकल सिस्टम लिख दो तो ज़्यादा बेटर लगेगा। डायनेमिकल सिस्टम, डायनेमिकल सिस्टम मतलब कोई सिस्टम जो मोशन कर रहा है, उसकी पोजिशन। तो कई बार क्या होता है, आपने तीन कोऑर्डिनेट है, लेकिन अगर इनमें से कोई 2 डिपेंडेंट है तो आपको फिर इनकी जगह एक ही यूज करना है। वाई ले लो या फिर जेड ले लो। इनमें अगर कोई रिलेशन है, लेट ऐसा कुछ रिलेशन हो, 2y = z, ऐसा कुछ भी रिलेशन हो, तो फिर इनमें से कोई एक लेना है, या तो जेड लेना है या फिर वाई लेना है। तो उस तरीके से आपको कोऑर्डिनेट्स को मिनिमाइज करना है। इनको कंस्टेंट बोलते हैं इन चीज़ों को, तो कंस्टेंट को घटाना पड़ेगा। कोई भी रिलेशन है तो उसको घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी एक तो ये हो जाएगा और एक इनमें से हो जाएगा, तो फिर 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगा। इस तरीके से मिनिमम करना पड़ेगा। क्लियर है? ठीक है, उसके बाद है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट यही वर्डिंग थी, जैसे अभी अपन क्या बात कर रहे थे कि वाई और जेड में कोई रिलेशन है। वाई और जेड में रिलेशन है, इसलिए आप इन तीनों को डिपेंडेंट क्या बोलते हैं, इन दोनों को आप बोल सकते हो आपस में डिपेंड कर रहे हैं। आपस में कोई रिलेशन है तो डिपेंड कर रहे हैं। अभी ये अगर मैं तीनों कोऑर्डिनेट बोलता हूँ कि भाई डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, तो वो सही नहीं है, क्योंकि इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करने चाहिए। तो अभी सिंस ये डिपेंड कर रहे हैं तो फिर ये नहीं बैठेगा। हाँ, लेकिन इन दोनों की जगह एक ही ले लें अपन, और फिर एक्स और वाई की बात करें तो ये इंडिपेंडेंट है। इनको फिर अपन एज ए डिग्री ऑफ फ्रीडम में कंसिडर कर सकते हैं। तो मिनिमम नंबर होना चाहिए, इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए, और किसके लिए चाहिए? रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द पोजिशन। क्लासिकल मैकेनिक्स में जो मैटर करता है आपके लिए वो क्या करता है? पोजिशन ऑफ द सिस्टम। तो पोजिशन ऑफ ए डायनेमिकल सिस्टम। ठीक है, डायनेमिकल मतलब कोई सिस्टम जो मोशन के अंदर हो। ठीक है, और अब एक और चीज़ है, सिस्टम में कई बार सिंगल पार्टिकल हो सकता है। सिस्टम की भी अगर अपन यहाँ पे बात करें तो एक सिंगल पार्टिकल सिस्टम हो सकता है, और आपका एक कलेक्शन ऑफ पार्टिकल हो सकता है, और आपका कलेक्शन ऑफ पार्टिकल का एक डिस्क्रीट फॉर्म हो सकता है और एक कंटिन्यूस फॉर्म हो सकता है। कंटिन्यूस फॉर्म का मतलब है कि बहुत सारे पार्टिकल पास पास में है, लाइक कोई रिजिड बॉडी है, इस तरीके से कोई रिजिड बॉडी है, तो ऑब्वियसली ये बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन होती है। तो इस तरीके से सिस्टम हो सकता है आपका सिंगल पार्टिकल और डिस्क्रीट कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स, पॉइंट पार्टिकल्स। इसको मैं बोल सकता हूँ कि पॉइंट पार्टिकल हो सकता है, लिख दीजिए।
सिस्टम है आपका, वो पॉइंट पार्टिकल हो सकता है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट पार्टिकल हो सकता है, और डिस्क्रीट कलेक्शन ऑफ पॉइंट पार्टिकल हो सकता है। डिस्क्रीट मतलब अलग अलग रखे हुए हैं, डिस्क्रीट का मतलब है अलग अलग तरीके से प्लेस्ड है। फिर कंटिन्यूस, कंटिन्यूस मतलब है कि एक इस तरीके से ही पूरा मेटेरियल हो, रिजिड बॉडी बोलेंगे अपन इसको, रिजिड बॉडी बोलेंगे। अच्छा, रिजिड बॉडी भी कब बोलते हैं उस पर भी थोड़ा सा अपन बात करते हैं। और ये सब लिखना नहीं था आपको इधर वाला, वो तो उसके जो टर्मिनोलॉजी है वहां पे उसको समझाने के लिए यूज किया है। ठीक है, जब भी आपसे डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछा जाए तो ये कीवर्ड्स हैं जिनको आपको बोलना ही बोलना पड़ेगा। मिनिमम नंबर, इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स, और किसके लिए, पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए, और क्या बोलते हैं, इसकी पोजीशन को डिफाइन करने के लिए, कोई सिस्टम जो मोशन में है, डायनेमिकल सिस्टम। ठीक है। अच्छा, एक बात करते हैं, रिजिड बॉडी क्या होती है, यहीं पे रिजिड बॉडी क्या होती है, कोई ऐसी बॉडी जिसकी किसी भी दो पार्टिकल के बीच में, कोई भी दो, ठीक है, जैसे यहाँ पे इन दो पार्टिकल्स की बात कर सकता हूँ, या फिर मैं इन दो की बात कर सकता हूँ, या फिर मैं इन दो की बात कर सकता हूँ, किसी भी दो पार्टिकल के बीच में जो डिस्टेंस है उसको आप आर आई जे भी बोल सकते हैं, वो हमेशा कांस्टेंट हो, तो उसको बोलेंगे रिजिड बॉडी। कोई भी दो पार्टिकल एनी आर्बिट्रेरी आई और जे पार्टिकल के बीच में जो डिस्टेंस है जिसको आर आई जे बोले अपन अगर, तो वो कांस्टेंट हो, ये होता है रिजिड बॉडी का डेफिनेशन। डाल दीजिए। रिजिड बॉडी मतलब डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन एनी आर्बिट्रेरी टू पॉइंट्स, एनी टू पॉइंट्स, आर्बिट्रेरी छोड़ो, एनी टू पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स बी ऑलवेज फिक्स्ड, इज ऑलवेज फिक्स्ड, फिक्स्ड। एनी टू पॉइंट्स इज ऑलवेज फिक्स्ड। रिजिड का मतलब भी तुम्हें पता है क्या होता है, कि जिसको दबाया ना जा सके। रिजिड का मतलब ये होता है जिसको दबाया ना जा सके। अब जैसे ये है, अब इसको मैं दबा नहीं सकता, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में कभी भी डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, इसका मतलब वो हमेशा सेम रहेगा। तो रिजिड बॉडी को इस तरीके से आप कंसिडर करना है। अच्छा, अभी अपन जैसे चैप्टर में प्रोसीड करेंगे, तो अपन जैसे प्रोसीड कर रहे हैं, सबसे पहले अपने को ये देखना है कि सिस्टम क्या है, सिंगल पार्टिकल है, या फिर डिस्क्रीट कलेक्शन है, या फिर एक कंटिन्यूस रिजिड बॉडी है। पहले ये देखना पड़ेगा। क्यों देखना पड़ेगा उसके बारे में सुन लीजिए। जब भी रिजिड बॉडी रहेगी, रिजिड बॉडी रहेगी, तो आपको रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में सोचना पड़ेगा। अदरवाइज ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ही मतलब इन टाइप के सिस्टम्स के लिए ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की ही बात करेंगे। ठीक है। तो इस वजह से जब भी आपका सिस्टम जो भी आपको दिया हुआ है उसको एक बार देखना पड़ेगा कि रिजिड बॉडी है या नहीं है। ठीक है, उस पर आएंगे अभी, लेकिन अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा कुछ कंसेप्ट वगैरह पढ़ते हैं कि कैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, चलेगा। तो हाउ टू डिटरमाइन डिग्री ऑफ फ्रीडम, उसके लिए कंसेप्ट है, पहला कंसेप्ट है, तीन चार कंसेप्ट लिखवा रहा हूँ, उससे आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना थोड़ा इजी लगेगा एक बार के लिए। तो पहला कंसेप्ट क्या है सुनिएगा, डालिए। कंसेप्ट वन है आपका, द पार्टिकल, पहले हम सिंगल पार्टिकल पे बात कर रहे हैं, कलेक्शन पे बाद में बात करेंगे। द पार्टिकल इज मूविंग अलोंग ए प्री डिफाइंड पाथ, along a predefined path, then its degree of freedom is 1, then its degree of freedom is 1.
क्वेश्चन देता हूं मैं इस पे, पहले उससे पहले इसको समझना पड़ेगा। क्या लिखा हुआ है? इफ द पार्टिकल इज मूविंग अलोंग ए प्री डिफाइंड पाथ, एक तो अलोंग वर्ड है यहाँ पे, इसको अंडरलाइन करेंगे आप भी। अलोंग ए प्री डिफाइंड पाथ, दो चीजें हैं, एक प्री डिफाइंड पाथ है और दूसरा अलोंग है। तो जब भी अलोंग वर्डिंग आए, अलोंग वर्डिंग जब भी आए, आपको रखना है ध्यान की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा? 1 होगा। लेकिन अभी अंधे नहीं होना, मैंने बोला डिग्री ऑफ फ्रीडम इतना इजी टॉपिक नहीं है, थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना ही पड़ेगा यहाँ पे। लेकिन अलोंग जब भी आए तो आपको थोड़ी बदबू आनी चाहिए, स्मेल आनी चाहिए कि डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है कहीं ना कहीं, ठीक है। प्री डिफाइंड पाथ का मतलब क्या होता है? पहले से ही आपको पता हो कि कैसे जाएगा प्री डिफाइंड पाथ। लाइक एग्जाम्पल दें तो थोड़ा सा समझ में आएगा आपको। लाइक मैं बोल दूं कि सम पार्टिकल इज मूविंग अलोंग y इक्वल टू साइन एक्स कर्व, मूविंग अलोंग y इक्वल टू साइन एक्स कर्व, वर्डिंग पे जाएं, मूविंग अलोंग, तो y इक्वल टू साइन एक्स कर्व कैसा होता है भाई? आपको साइन एक्स का जो भी ग्राफ होता होगा, जो भी होता होगा, अपने को आए नहीं आए उससे मतलब नहीं है, कुछ ऐसा ग्राफ होगा कुछ भी, तो उसके अलोंग मूव कर रहा है, मतलब पार्टिकल आपका इसको ट्रेस आउट कर रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है। हाँ, यस नो? तो फिर आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गया? डिग्री ऑफ फ्रीडम को अब अपने एफ से डिनोट करने लग जाएंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गया? 1 हो गया सिंपली, ठीक है। ऐसे कोई और एग्जांपल हो? लाइक पार्टिकल इज मूविंग। अच्छा, मैं यहाँ पे एक और तुमको थोड़ा सा देता हूँ कंसेप्ट 2। एक बार इतना लिख लेंगे, फिर मैं कंसेप्ट 2 देता हूँ। एक बार लिख लो, ये डायग्राम वायग्राम बना लो ताकि आपको प्री डिफाइंड पाथ की वाइब आए। तो और एग्जांपल देते हैं इसमें। लाइक कोई पार्टिकल है और इस तरीके से कोई स्प्रिंग है, ठीक है, उसके अलोंग मूव कर रहा है। कोई बीड है, बीड मतलब समझते हैं आप, मणिया टाइप, ठीक है, वो इसमें डाला हुआ है, वो इस स्प्रिंग के अलोंग आ रहा है, तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम भी क्या हो जाएगा आपका? 1 हो जाएगा। आ रहा है समझ में एकदम? अच्छा, कोई और पार्टिकल है जो इस तरीके से आपने कोई वायर ले रखा है और इस वायर को आपने यहां से घुमाया हुआ है, इस वायर को आपने ऐसे घुमाया हुआ है कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से, ठीक है। तो अभी आपका ये आपका बीड है, बीड को मैं थोड़ा ऐसे बना रहा हूँ ताकि मनिया वाली वाइब मिले आपको, ठीक है। तो अभी ये बताओ कि इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा? आपको पता है ये हमेशा इस वायर के अलोंग ही मूव कर सकता है। ये जो मणिया यहाँ पे डाला हुआ है वायर में, ये वायर से बाहर तो आ नहीं सकता। पिक्चर क्लियर है एकदम? ये इसके अलोंग ही मूव कर सकता है हमेशा, बस ऐसे ही मूव कर सकता है। तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या रहेगा आपका? 1। अब आपको थोड़ा थोड़ा वाइब आ रही होगी प्री डिफाइंड पाथ का मतलब क्या है एक्चुअल में, क्लियर है? तो ये है आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1। और लिखते रहो इनको सबको। इसको अपन बीड बोलते हैं, मणियों को बीड बोल रहे हैं। यहाँ पे भी यही था, ठीक है। ऐसे कुछ और भी ले सकते हो, लाइक पार्टिकल मूविंग अलोंग, करूँ तो मैं कुछ भी दे सकता हूँ। लाइक पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। इसका मतलब हो गया ये क्या चीज़ है भाई? सर्किल आपका एक्स वाई प्लेन में। तो ये अगर एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो इस टाइप से दो रेडियस का एक सर्किल है, दो रेडियस का कोई सर्किल है, इसके अलोंग मूव कर रहा है, दैट मीन्स व्हाट? इसकी पाथ के अलोंग मूव कर रहा है, इस पाथ के अलोंग मूव कर रहा है। अगेन डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गया आपका? 1 हो गया। और बता दें, कर्व कुछ भी हो सकता है। कर्व में आप जो भी आप लिखना चाहो, y इक्वल टू एक्स लाइन, y इक्वल टू 2x प्लस 3 लाइन, ठीक है, y इक्वल टू कुछ और भी लाइन दे सकते हो आप, कोई भी लाइन हो, इनके अलोंग अगर वर्डिंग है
वर्डिंग जो इंपॉर्टेंट है वो अलोंग वर्ड है यहाँ पे, ठीक है। लैंग्वेज में ऐसा है कि द पार्टिकल इज मूविंग अलोंग y इक्वल टू एक्स लाइन, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगी 1। द पार्टिकल इज मूविंग अलोंग दिस लाइन, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी 1। वाई द पार्टिकल इज मूविंग अलोंग दिस कर्व, द अलोंग वर्ड मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम 1। इन सब में जो आंसर है वो क्या आने वाला आपका 1 आने वाला है। अच्छा ये तो स्ट्रेट लाइन हो गई, स्ट्रेट लाइन में तुमको वैसे ही वाइब आ जाती है कि स्ट्रेट लाइन है तो मतलब ऐसे मूव करेगा। तो कर्व पाथ हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से इलिप्स वगैरह हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। कोई आर्बिट्रेरी कर्व हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है आपको। ऐसे कुछ भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सब केसेस में डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आएगा आपका 1 आएगा। कंसेप्ट 1 क्लियर है? इफ द पार्टिकल इज मूविंग अलोंग। अच्छा उससे पहले क्या आपको इसके बारे में पता है इसका नाम क्या है? देखो इसका नाम सबको पता है, इलिप्स है। ये स्ट्रेट लाइंस थी, कोई दिक्कत नहीं है। ये इलिप्स है, सब जानते हैं इस बारे में, ठीक है। ये क्या चीज है, जानते हो? यस और नो? नहीं जानते? ये हाइपरबोला। ये क्या चीज है? ये भी नहीं जानते? तो ये है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कैसी होती है? मैथमेटिक्स की चीज है, कभी ना कभी क्वेश्चन में आएगी तो अपन डिस्कस कर सकते हैं, और चाहो तो अभी भी डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन मैं एक एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको समझ में आए। एक्स वाई इक्वल टू 1, अगर मैं इसका ग्राफ बनाने के लिए बोलूँ, मैं ग्राफ की बात कर रहा हूँ कि कैसे दिखती है, ग्राफ बनाने की बात करूँ तो y इक्वल टू 1/x का ग्राफ तो सबको आता है, आया ना? y इक्वल टू 1/x का ग्राफ सबको आता है, ऐसा कुछ होता है। अच्छा ये तो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यहाँ पे भी ऐसा ही होता है इसका। ओरिजिन के अबाउट इमेज, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक, क्योंकि ऑड फंक्शन है इस वजह से ये चीजें रहेंगी यहाँ पे। तो इस चीज को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। एक्स वाई इक्वल टू -1 हुआ तो भी होगा ऐसा ही कुछ, मतलब वो फिर क्वाड्रेंट बदल जाएंगे। तो अभी इसके अलोंग मूव कर रहा है, मतलब किसी एक ब्रांच पे मूव कर रहा होगा, दैट मीन्स डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या रहेगा 1 रहेगा। अभी कर्व लिखने को मैं 10-12 और लिख सकता हूँ, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। कंसेप्ट समझ में आ गया? दैट्स फाइन। क्लियर है भाई? अच्छा कंसेप्ट 2 देखेगा, इन पे हम वापस भी आएंगे, ऐसी बात नहीं है, वापस भी आएंगे एक बार। कंसेप्ट 2, कंसेप्ट 2 है इफ द पार्टिकल बी ऑन मूविंग ऑन ए सरफेस, देन डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या रहेगा आपका 2। कंसेप्ट 3 क्या है? यहाँ पे जो वर्ड है इंपॉर्टेंट क्या है? ऑन। अच्छा अब सरफेस की थोड़ी सी बात करूं, सरफेस क्या होती है? आप जानते हैं सरफेस को? पार्टिकल भी मूविंग ऑन ए सरफेस, सरफेस जानते हैं? कोई 2D स्टफ, सरफेस कोई 2D स्टफ जो आपके क्या बोलते हैं थिन रहेगी, और लेकिन क्या बोलते हैं 2 डायमेंशनल रहेगी, इस तरीके से, ठीक है। अच्छा सरफेस को आप विजुअली जानते हैं, मतलब वैसे जानते हैं, आंखों से पहचान जाएंगे कि ये सरफेस है या नहीं है। क्या आप मैथमेटिकली जानते हैं? वो इंपॉर्टेंट है। मैथमेटिकली कोई भी फंक्शन एक्स वाई जेड का इक्वल टू सी आपका सरफेस का इक्वेशन होता है, इक्वेशन ऑफ सरफेस। एक जनरल चीज है ये, ठीक है, डाल लीजिए। ये इक्वेशन ऑफ सरफेस है। अच्छा सरफेस में भी दो चीज है, वैसे मैं सीरियसली बोलूँ तो सरफेस में दो चीजें हैं, एक आपका कर्व सरफेस होता है, एक आपका प्लेन सरफेस होता है। एक आपका कर्व सरफेस है, हालांकि आप दोनों से वाकिफ है,
फिर भी मैं एक थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ। प्लेन सरफेस मतलब जैसे आपका टेबल होता है या ये बोर्ड है, वो प्लेन सरफेस है, ठीक है। और कर्व सरफेस लाइक आप चुन्नी को लहरा दें, ठीक है, वो आपकी तिरंगा लहरता हुआ तिरंगा कर्व सरफेस है। क्लियर है? ठीक है। तो प्लेन सरफेस को मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करते हैं और कर्व सरफेस को मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करते हैं, थोड़ा आइडिया रहना चाहिए। प्लेन सरफेस को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, ऐसे कुछ करके। इसमें और भी चीज़ें हैं, लाइक एटलीस्ट वन ऑफ दैम शुड बी नॉन जीरो, ए बी सी, वन ऑफ दैम, वन ऑफ at least one of ABC should be non-zero. At least one of ABC should be non-zero. D can be anything. D can be anything. D कुछ भी हो सकता है, ठीक है। थोड़ा एग्जाम्पल से आप वाकिफ हैं, लाइक मैं बोलूँ, अगर x ये क्या बोलते हैं, A नॉन जीरो और D जीरो और ये बाकी सब भी जीरो, तीनों जीरो, तो x इक्वल टू जीरो सरफेस आएगी। x इक्वल टू जीरो सरफेस कौन सी होती है भाई? x इक्वल टू जीरो सरफेस आप बोल सकते हो कि वाई जेड प्लेन को अपन बोलेंगे। देखिएगा आप एक बार के लिए, एक्स वाई और जेड, ये जो पूरा प्लेन है वाई जेड प्लेन है, उस पे एक्स जीरो रहेगा नहीं रहेगा पूरे पे, तो एक्स इक्वल टू जीरो प्लेन मतलब वाई जेड प्लेन। और जैसे अगर अपन इन दो को जीरो कर दें, इसको इसको इन सबको जीरो कर दे, तो वाई इक्वल टू जीरो आएगा। वाई इक्वल टू जीरो आएगा, दैट मीन्स एक्स जेड प्लेन, ठीक है। एंड देन अगर कुछ और करते हो आप, लाइक जेड इक्वल टू जीरो लेके आते हो तो एक्स वाई प्लेन हो गया, और जेड इक्वल टू कुछ नंबर लेके आते हो, -3 हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पे प्लेन आ जाएगा, जेड इक्वल टू -3 पे एक फ्लैट प्लेन, ठीक है। जेड इक्वल टू +3 होता है तो यहाँ पे एक प्लेन आ जाएगा, फ्लैट प्लेन। दिखाने के लिए मैं अभी ऐसे कर रहा हूँ। तो इस तरीके से हम प्लेन्स को डिफाइन कर सकते हैं। तो मैथमेटिकली हमें थोड़ा आइडिया रहना चाहिए कि प्लेन्स कैसे डिफाइन होते हैं। अच्छा, इसको ड्रॉ भी करना आना चाहिए, वन मोर थिंग, इसको ड्रॉ भी करना आना चाहिए कि कैसे ड्रॉ करते हैं। तो थोड़ा सा आप डाल लीजिए इस पर कि यहाँ पे क्या रहेगा आपका, ये चीज़ है, इसको आप उधर लेके जाइए, यहाँ पे 1 करिए, बाकी सब नीचे ले आइए। एक्स की जगह पे आ गया आपका -dy है, इसको नीचे ले आए और फिर a को भी नीचे ले आए, ठीक है, प्लस y अपॉन -d/b और प्लस z अपॉन -d/c। ये जो चीज़ें हैं आपकी यहाँ पे जो भी आ रही है, ये इंटरसेप्ट्स हैं ऑन रेस्पेक्टिव एक्सेस। ये आपके इंटरसेप्ट्स हैं ऑन रेस्पेक्टिव एक्सेस, मतलब ये एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट है। इंटरसेप्ट का मतलब है प्लेन है वो कहाँ पर काटेगा, ये वाई एक्सिस पे है, ये जेड एक्सिस पे है। अच्छा, एक जरूर ध्यान रखिए, प्लेन है वो आपका इन जनरल इनफाइनाइट होता है। इन जनरल ये क्या होता है आपका, इनफाइनाइट होता है, ये बात जरूर लिखेंगे आप। इन जनरल आपका इनफाइनाइट प्लेन होता है ये, जब तक आप इसको बाउंड ना करें। अगर आपने कुछ बाउंड नहीं किया तो इन जनरल इनफाइनाइट प्लेन है। अगर आपने बोला नहीं कुछ कि भाई एक्स की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक है, वाई की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक है, जेड की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक है, अगर ऐसा कुछ कंस्टेंट नहीं डाल रखा तो आपका क्या रहेगा, इनफाइनाइट प्लेन रहेगा। मैं ये सब क्यों बोला हूँ उसके ऊपर थोड़ी सी आपसे बात करता हूँ। लाइक अभी अपन लेफ्ट साइड में बात करें, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। तो जैसे मैं आपको कोई एग्जांपल दूं और प्लेन की ड्राइंग करने के लिए बोलूं, लाइक मैं बोलूं कि आप इस प्लेन को ड्रॉ करिए, इस प्लेन को ड्रॉ करिए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 1 को उधर ले जाएंगे, x + 2y + 3z लिखते रहेंगे साथ साथ, 1 को उधर ले जाएंगे, और फिर आप इंटरसेप्ट देखेंगे कि x के नीचे क्या आ रहा है, y के नीचे क्या आ रहा है और z के नीचे क्या आ रहा है। अगर 1 राइट में हो गया तो फिर उसके बाद जो भी आएगा यहाँ पे वो इंटरसेप्ट रहेंगे। तो अभी आपको क्लियरली समझ में आया कि x के नीचे 1 है, यहाँ पे हाफ है और यहाँ पे 1/3 है।
ये आपके इंटरसेप्ट है। मैं अगर ड्राइंग करने के लिए बोलूं, अगर ड्राइंग करने के लिए बोलूं, इस तरीके से आप ड्राइंग करेंगे, ये एक्स एक्सिस हो जाएगी या वाई एक्सिस हो जाए या जेड एक्सिस हो जाए। इंटरसेप्ट का मतलब है प्लेन कहाँ कहाँ काट रहा था। वाई को 1 पे काट रहा था, वाई को 1 पे काट रहा था, सॉरी एक्स को 1 पे काट रहा है, एक्स को 1 पे काट रहा है, वाई को हाफ पे काट रहा है, वाई को हाफ पे काट रहा है, तो यहाँ पे कुछ होगा। और जेड को 1/3 पे काट रहा है, तो यहाँ पे काट रहा होगा कहीं पे। अब इन तीनों को मिलाओगे, जनरली आपको पता है कि इस तरीके से आप प्लेन के बारे में सोचते हो, फिर एक गलत फहमी पैदा कर लेते हो कि ये जो प्लेन है वो आपका इतना सही है। ये नहीं है, ये आपने इस प्लेन का वो हिस्सा बनाया है जो फर्स्ट ऑक्टेंट में आ रहा है। ठीक है, वैसे प्लेन क्या है, इनफाइनाइट है। ये जो पूरी सरफेस होगी, इसको अगर आगे बढ़ा दे सब डायरेक्शंस में, तो वो आपका है पूरा प्लेन। ये क्या चीज है, आपने प्लेन का पार्ट ऑफ प्लेन है, ये पार्ट ऑफ प्लेन जो भी आपका प्लेन था इन फर्स्ट ऑक्टेंट। ये गलत फहमी में मत रहना कि ये प्लेन इतना ही है। अगर उसने ऐसे डाल दिया होता कि दिस पार्ट ऑफ द प्लेन ऑफ दिस प्लेन इन फर्स्ट ऑक्टेंट, देन योर प्लेन इज दिस वन ओनली। यस और नो गाइज, डाल सकते हैं सब बातें। ये आगे अभी इसका मतलब ये था, फिर जो अपने को लिखना चाहिए वो ये था कि आगे भी है, ये इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। मतलब वो आप समझ गए कि कैसे कैसे बढ़ाना है इसको। वैसे अभी इतना ही नहीं है, ये तो जस्ट पार्ट है फर्स्ट ऑक्टेंट में। ऑक्टेंट, ऑक्टेंट नहीं समझते आप? क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट समझते हो तो समझ गए। तो हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे आइडिया नहीं है यार। हाँ, अष्टभुज, नहीं अष्टभुज नहीं बोलते, अष्टभुज नहीं बोलते, कुछ और बोलते होंगे, वो तुम देख लेना। ऑक्टेंट अभी समझ में आ गया ना, ये जो पार्ट होता है ये वाला 3D में जो पार्ट है, x+x+y और +z के बीच वाला, ऐसे 8 ऑक्टेंट्स होते हैं, तो वो समझ जाओगे तुम, 4 ऊपर 4 नीचे। ठीक है, चले अपन क्या बात कर रहे थे कि प्लेन सरफेस को कैसे डिफाइन करते हैं, और दूसरा है आपका कर्व सरफेस। कर्व सरफेस को कैसे डिफाइन करते हैं, कोई भी इस टाइप का कर्व इज कर्व सरफेस, इक्वेशन ऑफ कर्व सरफेस डाल दीजिए वहां पे। आपने ऊपर भी जनरल में यही लिखा था, तो जनरल में भी ऑब्वियसली यही आएगा, क्योंकि कर्व इस जो ये प्लेन सरफेस है ऑब्वियसली स्पेशल पार्ट ऑफ कर्व सरफेस है। ठीक है, चलिए अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चंस पे। यहाँ क्वेश्चंस ऑलरेडी डन है, लाइक मैं अभी बोल दूं, ए पार्टिकल इज मूविंग मूविंग ऑन y=x। अब बताओ इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर क्या रहेगा, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा। ए पार्टिकल इज मूविंग ऑन y=x, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या रहेगा। ऑनलाइन से डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या रहेगा, ऑनलाइन से रिस्पॉन्ड करें, एक बार बोल के रिस्पॉन्ड करें, कमेंट सेक्शन में ना जाए। 1 sir. Sir, 2. 1, sir. 1. यस, राइट आंसर क्या रहेगा, 1 रहेगा। क्लियर पिक्चर है, परफेक्टली क्लियर है। क्यों रहेगा देखेगा, क्यों गलत रहेगा 1 ये देखेगा। क्या देखना है, क्यों गलत रहेगा। 1 तो नहीं लिख दिया अभी, सब लोग यही सोच रहे हैं। इसीलिए मैंने इतना फोकस किया इस चीज के ऊपर। आपको किससे मतलब है, आपको कंसेप्ट क्यों लिखवाए जा रहे हैं, आपको मतलब है लैंग्वेज से। क्वेश्चन की लैंग्वेज में वर्डिंग पे फोकस करना आपको, कि वहां क्या लिखा हुआ है। ए पार्टिकल इज मूविंग ऑन, ऑन का मतलब होता है सरफेस। अब आप बोलोगे सर ये तो सरफेस है ही नहीं, ये तो सरफेस है ही नहीं। मैं आपसे पूछूं कि ये प्लेन नहीं है क्या, मैं आपसे पूछूं ये प्लेन की इक्वेशन नहीं है क्या, बोलेगा। अब तो आप बड़ी जल्दी हाँ भर दिए कि ये तो प्लेन है।
इवन आप ड्रॉ ये तो इक्वल टू जीरो नहीं, इक्वल टू जीरो नहीं, इक्वल टू जीरो नहीं, अपने ऐसे कर सकते हैं, वेट करेंगे, वेट करेंगे, इक्वल टू जीरो नहीं, इक्वल टू जीरो नहीं, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। अब कोई भी फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू सी, सी जीरो हो सकता है, मुझे कोई मतलब नहीं है उससे, तो उस हिसाब से देखें तो इक्वेशन ऑफ प्लेन है। अब कैसा प्लेन है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन प्लेन तो है ना। और आप थोड़ा विजुलाइज करना चाहें तो एक बार के लिए आप थोड़ा ऐसा सोच सकते हैं, आपका y इक्वल टू एक्स लाइन किधर होता है, ये आपका y इक्वल टू एक्स लाइन होता है। अगर कोई इस टाइप का प्लेन हुआ, ये वाला, ये पूरा आगे बढ़ा दें अपन इस तरीके से, तो इस प्लेन का इक्वेशन कहीं ना कहीं यही तो होगा, x इक्वल टू वाई। आपको तो इससे मतलब ही नहीं था कि इक्वेशन कैसे कैसे नहीं है, आप इसको लाइन मत समझिए। अगर उसने ऑन बोला ना, ऑन बोला, तो आपको कोई मतलब ही नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, आप सिर्फ इस शब्द से जाइए, सॉरी, आपको इन चीजों से मतलब ही नहीं है, ग्राफ कैसा है, क्या होगा, क्या ड्राइंग होगा, प्लेन है, फलाना डिगड़ा, लाइन ही हो सकती है, तुम प्लेन भी मत सोचो, वो लाइन भी हो सकती है, तुम्हें उस चीज से मतलब नहीं है कि क्या है वो, तुम्हारे लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या रहेगा, दो, तुम्हें इस बात से मतलब है। ऑन का मतलब होता है सरफेस के ऊपर। अब फिर वो कैसे जस्टिफाई करेगा, सुनिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा झोल सुनिएगा। आपने स्ट्रेट लाइन समझ रहे हो, कोई लोग प्लेन भी समझ सकते हैं इसको, प्लेन समझ रहे हैं उनके लिए तो दो सीधा ही आ गया, कोई स्ट्रेट लाइन समझ रहे हैं उसके लिए दो कैसे आए। भाई ऐसे गंदे लोग होते हैं, ये क्या बोलते हैं कि कोई कीड़ा है, और कीड़ा इसके ऊपर है ना, वो चल रहा था, अब कीड़े के लिए तो सरफेस ही हो गई, चींटी के लिए, चींटी के लिए तो सरफेस ही हो गई ना ये। भाई कोई वायर हो, वाई इक्वल टू एक्स वायर हो, तो अब चींटी के लिए सरफेस है, तुम्हारे लिए ऑब्वियसली वो लाइन दिख रही होगी, लेकिन चींटी के लिए तो सरफेस ही होगी ना। तो आपको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि यहां क्या लिखा हुआ है, किस चीज की इक्वेशन है, आपको किससे मतलब है, ऑन से मतलब है। एक्चुअल में आपने ना फोकस तो पीछे भी नहीं किया था, मैं भी समझाता हूं एक बार के लिए। दूसरा, अगर यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि ऐसा कुछ आपका कर्व दिया हुआ है कि मूविंग अलोंग दिस, ये क्वेश्चन आपने पहले भी किया हुआ है, बोलेंगे आपने क्वेश्चन पहले भी किया हुआ है। भाई पिछली बार बना के बताया था ना कि ये एक्स वाई प्लेन में सर्किल है 2 रेडियस का, इसके ऊपर पार्टिकल मूव कर रहा है, पहले ये था। अब क्या है, इसके ऊपर मूव कर रहा है, मूविंग ऑन, ऑन का मतलब है ये सरफेस का, ये जो सर्कुलर पार्ट है इसमें कहीं पे मूव कर रहा है वो। बात कहां से डील हो रही है, अच्छा ये इक्वल है ना यहाँ पे, एक मिनट, ये अंदर अंदर होता ना तो ऐसे होता, मतलब अगर ये बनाया ना मैंने, वो थोड़ा सा मेरे से जल्दबाजी में गड़बड़ होगी, अगर ऐसा लिखा होता ना इस सर्किल के अंदर का पार्ट और साथ में ये भी, तो अपन इस तरीके से सरफेस सोचते हैं। अभी उसने इक्वली लिखा हुआ है, तो फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या दे, आपको कोई मतलब नहीं, आपको तो ऑन से मतलब है, डिग्री ऑफ फ्रीडम अभी भी क्या रहेगा, 2 रहेगा, ठीक है। अच्छा अभी फिर विजुलाइज कैसे करोगे, सर ऐसे समझ नहीं आ रहा, डाउट सा फील हो रहा है, मैंने पहले बोला था कि डाउटफुल तो है, बट धीरे धीरे बढ़ेंगे तो समझ में आएगा। विजुलाइज कैसे करेंगे, आप बताओ कि जब आप ग्राउंड में दौड़ते हो तो आप सर्कुलर ट्रैक पे दौड़ते हो नहीं दौड़ते हो, आना बोलिए। अगर मैं यहाँ पे लैंग्वेज इस्तेमाल कर दूं, ए पर्सन इज रनिंग या ट्रैकिंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक, उस पे जाए, वर्डिंग पे जाए, ए पर्सन इज ट्रैकिंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक इन द ग्राउंड, ऑन ए सर्कुलर ट्रैक, सर्कुलर है तो इक्वेशन ये आएगी कुछ ना कुछ, ऑन ट्रैकिंग ऑन ए सर्कुलर, ऑन जो वर्ड आ रहा है ना उसकी वजह से डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 हुई है। अब वो आप ऐसे सोच सकते हैं ना कि भाई इस तरीके से, इस तरीके का कुछ पोर्शन होगा जिसपे पार्टिकल मूव कर रहा है, थोड़ा एक्सटेंडेड मान सकते हो उसको अपने आप के लिए। तुम बोलोगे सर फिर इक्वेशन चेंज हो जाएगी, भाई इक्वेशन चेंज हो जाएगी, लेकिन क्या बोलते हैं ना, उसने ऑन बोला ना तो उसका मीनिंग ये है कि वो इस तरीके से सर्कुलर ट्रैक पे मूव कराना चाह रहा है पार्टिकल को, ठीक है। आप उस पर मत जाइए कि भाई 2 रेडियस लेने चाहिए, ये लेना चाहिए, वो लेना चाहिए, आप इसकी इस मीनिंग पे जाइए, इसीलिए मैंने इसको एज ए कंसेप्ट बोल के लिखा है। ऑन मतलब 2, अलोंग मतलब 1, क्योंकि अलोंग का मतलब यही होता है कि एक सीधे एरो, मतलब काइंड लाइक ट्रेस करना, एक लाइन को ट्रेस करना। आई होप आपको मेरी बातें क्लियर है, कंफ्यूजन होगा लेकिन कैसे उसको डील अप करना है वर्डिंग के साथ में, आपको बाकी इनके बारे में नहीं सोचना कि ये क्या है, इक्वेशन पे फोकस करोगे फंस जाओगे, आप फोकस करिए लैंग्वेज में।
क्लियर है सारी बातें? बढ़ सकता हूँ? एक और देता हूँ। आई होप सबको बताओ कि ये इक्वेशन है वो किसका है? एक स्फेयर का इक्वेशन है। सब जानते हैं इस बात के? ये सर्किल का इक्वेशन था। सर्कुलर ट्रैक का बोलना चाहिए, स्फेरिकल सरफेस का बोलना चाहिए, ऐसे कुछ बोल सकता हूँ। ये स्फेयर का इक्वेशन यानी कि स्फेरिकल सरफेस का इक्वेशन है। स्फेरिकल सरफेस का इक्वेशन है, ठीक है। इसके ऊपर पार्टिकल मूव कर रहा है, ये तो सीधा ही 2D स्टफ है, तो वो तो समझ में ही आ रहा है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 हो गया। हाँ ना बोलिए। अच्छा, अभी मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ पीछे वाले पोर्शन में। ये समझ में आया? सब कोई दिक्कत नहीं है? पीछे वाले में एक और क्वेश्चन देता हूँ। ये आपका जो 1D वाला स्टफ था, ये पार्टिकल इज मूविंग अलोंग, आपको लिखना नहीं है, मैं जस्ट समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। मूविंग अलोंग, और एग्जाम्पल ये दिया हुआ है। अगर तुमने अब इक्वेशन पे फोकस किया तो तुम्हें क्या लगेगा कि यार ये तो सर्किल है, सर्किल सॉरी स्फेयर है, स्फेयर के ऊपर अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। लेकिन मैंने लैंग्वेज में क्या बोला है? ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग। मैंने क्या बोला है? मूविंग अलोंग। आपको इस वर्ड से मतलब होना चाहिए, ना कि इस सरफेस और सरफेस के चित्र से। अगर सरफेस के चित्र पे गए तो गलत फंस जाओगे। आपको कहां फोकस करना है? अलोंग पे। फिर बोलोगे यार हो क्या रहा है ये? तो आप एक बात बताओ, कोई भी स्फेयर, कोई भी स्फेयर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्किल से बना होता है कि नहीं बना होता? बोलिए। आप ऐसे रिंग काट सकते हो नहीं काट सकते? कितनी सारी काट सकते हो? ये बहुत सारी रिंग काट सकते हो। छोटे छोटे रिंग काट सकते हो कि नहीं काट सकते? इस तरीके की इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिंग्स काट सकते हो, बोलेगा। तो उसका कहने का मतलब है कि वो इस रिंग पे मूव कर रहा है। इक्वेशन तो यही हुई। तो अभी फिर अगर इस रिंग के अलोंग मूव कर रहा है, कोई कोई भी एक रिंग ले ले, जैसे इसको चूज कर लिया मैंने, तो इसके मूव अलोंग मूव कर रहा है, इसका मतलब तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 ही हुआ। आपको कहां से मतलब है? अलोंग या फिर ऑन? क्या बोला है? इक्वेशन पे नहीं जाना, वो कंफ्यूजिंग रहेगा आपके लिए। क्लियर है? अच्छा, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, जो क्रिकेट बॉल होती है तो उस पर जो बीच में धारी होती है, वो उससे समझ सकते हो कि वो उसके अलोंग मूव कर रहा है। ठीक है, चलिए। तो ये पीछे भी जाके लिखिएगा, अभी लिखिएगा, और उसमें भी ऑब्वियसली डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो जाएगा। चल सकता हूँ? वापस आते हैं ऑन के ऊपर। अच्छा, ये तीनों तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और इजी है, ठीक है। और कोई भी इक्वेशन दिया हुआ हो, कोई भी इक्वेशन दिया हो, जेड इक्वल टू 0 दिया हो, तो क्या है? प्लेन है। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गया? मुझे मतलब ही नहीं है क्या है क्या नहीं है, मुझे विजुलाइज करना ही नहीं है, ओन वर्डिंग है, मतलब दैट सफिशिएंट फॉर मी। सही है कि नहीं है? ई कोई भी इक्वेशन दे सकता हूँ मैं यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 3। अब भी बोलेंगे सर ये क्या है? भाई मुझे भी नहीं पता, तुम्हें भी नहीं पता, तो कुछ मतलब नहीं है इस चीज़ से। सरफेस का कोई भी आर्बिट्रेरी सरफेस का इक्वेशन है, ठीक है। लैंग्वेज में अगर ऐसे आ जाए कि कोई चुन्नी है, वो लहर रही है, तो उसका इक्वेशन ऐसा हो सकता है। कोई भाई चुन्नी 1000 तरीके से लहर सकती है, समझते हो ना? तो कभी ये इक्वेशन हो सकता है, कभी कुछ और, कभी कुछ और, कभी कुछ और। ये सब चुन्नी के इक्वेशन है एक्चुअल में, ठीक है। आप इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हो। इसके ऊपर अभी वैसे इधर से ये वो दिख रही है, लेकिन ये चुन्नी है, आप साफ साफ लिख देंगे चुन्नी है, ठीक है। तो अभी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा? 2। अगर लैंग्वेज में चुन्नी लिखा आ गया तो फिर क्या ही मतलब है? अच्छा, लैंग्वेज में ये आ गया, आप जी कर रहे हैं, लैंग्वेज में ये आ गया, मूविंग ऑन, पार्टिकल मूविंग ऑन स्फेयर, तो फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ गया? 2। स्फेयर है भाई। क्लियर है? बढ़ सकते हैं। कंसेप्ट 3, if anything is moving if the particle is moving
इन स्पेस। आप फ्लाइंग भी बोल सकते हो यहाँ पे, मूविंग के बजाय फ्लाइंग भी बोल सकते हो, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हो फ्लाइंग इन स्पेस। दैन डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आएगा आपका, 3 आएगा। कोई मच्छर है ऐसे उड़ रहा है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या रहेगा, 3 मच्छर का, ऐसे उड़ रहा है तो। कोई मक्खी है, मच्छर मक्खी एक ही बात हो गई। कोई फाइटर जेट है, फाइटर प्लेन है, वाट एवर इज इन स्पेस, मतलब 3D। आपको छत से फेंक दिया जाए, आप 3D मोशन कर रहे हो, बॉल आपने ऊपर फेंक किया है, 3D मोशन कर रही है, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पे भी झोल रहेंगे, ध्यान रखना, ऐसे इजी नहीं है। अ, अगर आपसे ऐसे बोल दिया जाए कि बॉल को एकदम स्ट्रेट ऊपर फेंका है, इसका मतलब फिर क्या है, 1D है। स्ट्रेट ऊपर फेंका है तो 1D है। बॉल को ऐसे फेंका है कि वो प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, तो फिर क्या हो गया, एक पर्टिकुलर प्लेन में ही मूव कर रहा है, तो फिर 2D हो जाएगा, ठीक है। और बॉल ऐसे घूमते हुए जा रही है कहीं पे भी, तो फिर 3D हो गया। ये थोड़ा सा है स्पेस। बाकी आप जब भी स्पेस में हो, आप एक बार के लिए 3 ले लो। अभी बॉल पे मत जाओ, बॉल वाले एग्जाम्पल पे मत जाओ। उसका रीजन ये है कि बॉल है वो रिजिड बॉडी है। मैं अभी बात कर रहा हूँ एक सिंगल पार्टिकल की, पॉइंट पार्टिकल की। अभी तक मैंने जितनी भी बात की है सब पॉइंट पार्टिकल के लिए बात की है, ठीक है। इफ द पॉइंट पार्टिकल, इफ द पॉइंट पार्टिकल, ऐसे करके मानना अभी तक, ठीक है। अच्छा, रिजिड बॉडी होगी तो आपको थोड़ा सा क्या बोलते हैं ना, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में सोचना पड़ेगा। इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हो एक बार के लिए, मॉस्किटो, यानी कि मच्छर जो भी उड़ रहा है आपका, उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 रहेगा। फ्लाइंग मच्छर है, उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 रहेगा। फाइटर जेट है, अभी फाइटर जेट में नहीं लिखना चाहूंगा क्योंकि मच्छर को अपन पॉइंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। फाइटर जेट को एक रिजिड बॉडी मानना पड़ेगा। समझ रहे हैं बातों को, ठीक है। वही बॉल है, बॉल को रिजिड बॉडी मानना पड़ेगा। कुछ और आपने फेंका है, कुछ ट्रायंगल शेप हो या कुछ और भी हो, तो वो सब क्या है, रिजिड बॉडी है। तो कंसेप्ट 4 में ला सकता हूँ यहाँ पे। whenever there be rigid body in question, rigid body in question, then always think about translational and rotational degree of freedom. Translational and rotational degree of freedom, दोनों के बारे में सोचना है। थिंक अबाउट ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल। ट्रांसलेशनल आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे डिसाइड होगी, अगर आपका 1D मूवमेंट है, अलोंग मूव कर रहा है कहीं पे, तो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या रहेगा, अलोंग वर्डिंग आ रही है तो 1 रहेगा। ऑन मूव कर रहा है, ऑन सरफेस मूव कर रहा है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 रहेगा। इन स्पेस मूव कर रहा है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 रहेगा। ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम का समझ में आ रहा है, कब 2 रहेगा कब 3 रहेगा। अलोंग पर्टिकुलर पाथ है कोई, उसके अलोंग मूव कर रहा है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 रहेगा। लाइक मैं एक एग्जांपल दूं यहाँ पे, जैसे कोई बच्चा है, लिखना मत अभी उसको, बच्चा है वो आपका साइकिल का टायर चला रहा है और वो एक पर्टिकुलर लाइन के अलोंग ही चला रहा है, ठीक है। तो इसकी ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 रहेगी। मैंने बोला ट्रांसलेशनल, अभी रोटेट भी हो रहा है, ठीक है, रोटेशन भी कंसिडर करनी पड़ेगी। लेकिन अभी ट्रांसलेशन 1 है क्योंकि अलोंग द प्री डिफाइंड पाथ मोशन कर रहा है, अलोंग दिस लाइन मोशन कर रहा है, तो ट्रांसलेशनल तो 1 है। क्लियर रहेगा। अच्छा,
अच्छा, डिग्री ऑफ फ्रीडम रोटेशनल वाली कैसे निकालते हैं? एक और चीज़ है, उससे पहले एक और चीज़ है, ये ट्रांसलेशनल है वो जीरो भी हो सकती है। ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम जीरो भी हो सकती है। इफ एनी पॉइंट ऑफ रिजिड बॉडी इज फिक्स्ड, अगर ऐसा हुआ तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम वो जीरो भी होगी। ये सर समझ नहीं आया, ये सर समझ नहीं आया। अच्छा, मैं एक बार सबके एग्जांपल दे दूं थोड़े थोड़े, फिर तब आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लगने लग जाए कि कैसे चीजें होंगी। लिखना नहीं है लेकिन उनको दे दूं। इसका तो समझ में आ गया कि बच्चा है वो साइकिल का टायर घुमा रहा है, तो एक पर्टिकुलर लाइन के अलोंग घुमा रहा है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो गई। अगर अपन ऐसे बोल दे कोई स्फेयर की सरफेस है और उस पे कोई पार्टिकल है वो मोशन कर रहा है, लाइक एक स्फेयर की सरफेस पे एक छोटा स्फेयर है, तो ट्रांसलेशन ऑन द सरफेस मूव कर रहा है ऑब्वियसली। तो इस छोटे स्फेयर की अगर अपन बात करें तो इसकी ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। इन स्पेस लाइक योर फाइटर जेट, तो उसके लिए ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो जाएंगे। ठीक है, या आपने कुछ बॉल फेंकी हो, अभी बॉल को मैं रिजिड बॉडी बोल सकता हूँ, तो उसका स्पेस में आया तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो जाएगा। ये सब बातें। और ये जीरो वाला केस, इफ एनी पॉइंट ऑफ रिजिड बॉडी इज फिक्स्ड। अब पता है रिजिड बॉडी क्या है? रिजिड बॉडी ऐसी बॉडी जिसके कोई भी 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस हमेशा फिक्स है, कोई भी 2 पॉइंट। अगर कोई पॉइंट फिक्स कर दिया मैंने, ये फिक्स कर दिया, तो क्या अब ये बॉडी चल सकती है? क्या मूव कर सकती है? ये फिक्स करने का मतलब है कि अब आप इसको आगे की साइड नहीं ले जा सकते, घुमा सकते हो, इस पॉइंट से आगे नहीं जा सकती है। ये आप सोचेगा एक बार के लिए। इसी तरफ से कोई ट्रायंगुलर शेप हो, यहाँ मैं कील ठोक दूं, ये मेरी दीवार हो, ये बोर्ड है मेरी दीवार हो, यहाँ कील ठोक दूं, क्या मैं इसको सरका के ले जा सकता हूँ इधर उधर कहीं पे? तो ट्रांसलेटरी मोशन ब्लॉक हो जाएगी अगर आपने कहीं पे भी एक भी पॉइंट को फिक्सिंग कर दी तो। ठीक है, हाँ यस, घुमा सकता हूँ, अगर कील थोड़ी लूज हो तो आपको पता है ऐसे ऐसे घूम जाएगी ये, घुमा सकता हूँ। तो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगी किस एक्सिस के अबाउट? इस एक्सिस के अबाउट रोटेशन करा सकते हो आप। तो ये जो भी एक्सिस लोगे आप, जेड बोलो, एक्स बोलो, वाई बोलो, इसके अबाउट रोटेशन पॉसिबल है, बट ट्रांसलेटरी मोशन ब्लॉक हो चुकी है। तो इफ एनी पॉइंट ऑफ रिजिड बॉडी इज फिक्स्ड, देन डिग्री ऑफ फ्रीडम, ट्रांसलेटरी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या रहेगी? जीरो रहेगी। अच्छा, मैं आप बेटर होगा इसको टीएफ लिख लें अपन, ट्रांसलेटरी डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्योंकि अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम से एफ से आप क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम समझ सकते हो, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो सकती है। तो टीएफ लिख लो, बेटर वर्डिंग है। ठीक है, अब आते हैं रोटेशनल पे, फिर दोनों को कंबाइन करेंगे। तो कंसेप्ट 4 का पहला पार्ट आपको समझ में आ रहा है? whenever there be rigid body in question, then always think about translation degree of freedom, rotational degree of freedom, and यहाँ पे और डाल दो थोड़ा सा, and don't forget to subtract, don't forget to subtract the constants, don't forget to subtract the constants। सब्ट्रैक्ट मतलब घटाना, और कंस्टेंट मतलब जो भी लिमिटेशंस आपने डाल रखी हैं। कंस्टेंट का मतलब क्या होता है? लिमिटेशंस, जो भी आपने पाबंदियां डाल रखी हैं उनको घटाना पड़ेगा। ठीक है, अभी समझ में आएगा धीरे धीरे जैसे जैसे अपन चलेंगे। चलिए, तो अभी सेकंड पॉइंट पे बात करते हैं, हाउ टू फाइंड रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर ए रिजिड बॉडी। हाउ टू फाइंड रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर ए रिजिड बॉडी। कैसे रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर ए रिजिड बॉडी आप ऑब्टेन करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे? आंसर है, आंसर क्या है? घुमा घुमा के देख ले भाई। क्या लिखा? घुमा घुमा के देख ले। समझ नहीं आया? बताते हैं। चेक रोटेशन अबाउट each axis, about each axis।
चेक रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस। ठीक है, अभी भी समझ नहीं आया तो देखिएगा, आपकी ये बॉडी है, पहले सुन लेंगे तो उसके बाद समझ में आ जाएगा कि ये कोई बॉडी है। और लेट मैं एक फ्लैट ट्रायंगुलर शेप ले लेता हूँ। आ रहा है समझ में? एक फ्लैट ट्रायंगुलर शेप है, ठीक है। इस तरीके से अपन इसको कुछ बोल, और इस तरीके, ये फ्लैट ट्रायंगुलर शेप है, आप सोचिए थोड़ा सा। आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसका कोई सेंटर पॉइंट ले लेंगे या सेंटर ऑफ मास ले लेंगे। क्या ले लेंगे आप? सेंटर ऑफ मास ले लेंगे। सेंटर ऑफ मास का आइडिया नहीं हो तो थोड़ा सेंट्रल पॉइंट ले लेंगे जो सिमेट्रिक हो थोड़ा बहुत। बाकी सेंटर ऑफ मास लेने की कोशिश करें। सेंटर ऑफ मास देखा आपने? सेंटर ऑफ मास पे आप एक्सेस सिस्टम बना लीजिए, आपका जो मर्जी हो उस तरीके से आप सिस्टम बना लीजिए। मतलब जिधर मन है उधर एक्स ले लीजिए, जिधर मन है उधर वाई ले लीजिए, जिधर मन है उधर जेड ले लीजिए, लेकिन एक राइट हैंडेड सिस्टम बना लीजिए। राइट हैंड का मतलब है कि एक्स टू वाई जाओगे तो जेड आएगा। एक राइट हैंडेड सिस्टम बना लीजिए। अब क्या करना है, हर एक्सिस के अबाउट घुमा घुमा के देखना है, ठीक है। और अगर बॉडी घूम रही होगी, रोटेट कर रही होगी, तो रोटेशन अलाउड होगा, तो आप टिक मार लेना। अगर बॉडी नहीं घूम रही तो क्रॉस कर देना, घूम रही है तो टिक कर देना। अब किन किन एक्सिस के अबाउट घूम रही है, दो एक्सिस के अबाउट घूम रही है तो दो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएंगे। अगर तीनों आ रहे हैं तो तीन हो जाएंगे। अब घुमाते कैसे हैं उसके बारे में सोचना, और घुमाते टाइम क्या ध्यान रखना है उसके बारे में अभी बताते हैं, ठीक है। तो पहले तो यहाँ पे घुमा घुमा के देख ले, ठीक है। मतलब है चेक रोटेशन अबाउट इच एक्सिस। अगर वो आ रहा है देन फाइन, नहीं आ रहा देन ऑल्सो फाइन, बस वो चेक करना है आपको, ठीक है। तो एक बार रुकिए, ये एक फ्लैट था, ठीक है। साथ में ये था कि ये इस बोर्ड पे ही मूव कर सकता है। ध्यान से सुनिएगा, पहला केस मैं ऐसे लेता हूँ कि ये हवा में मूव कर सकता है। पहला अभी लिखना नहीं है आपको कुछ भी, ठीक है। ये हवा में मूव कर सकते हैं, ये हवा में, ऐसे आप सोचिए। अब आप बताइए कि एक्स एक्सिस के अबाउट इसको रोटेट करा सकते हो क्या? घुमा के देखिए इसको, स्पेस में है तो घूम जाएगा आराम से, क्या दिक्कत आ रही है? हाँ ना बोलिए भाई, ऐसे घूम जाएगा, क्या दिक्कत आ रही है? इसको पकड़ के ऐसे घुमा दो, घूम जाएगा, तो रोटेशन पॉसिबल है। यस और नो बोलते रहिए। वाई एक्सिस के अबाउट, ये वाई एक्सिस है, इसके अबाउट इसको ऐसे रोटेट करा सकते कि नहीं करा सकते? मैं एक पेज को मोड़ के ऐसे दिखा सकता हूँ वो सारी चीजें, या बेटर होगा मैं दिखाई दूँ आपको। एक सेकंड रुकिए आप, ऐसे बन जाएगा ना। थोड़ा इस तरीके से सोच लीजिए। अभी ऐसे रखा हुआ है, यहाँ एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट कर जाएगा, क्या दिक्कत आ रही है अगर घुमाएंगे तो इसको? ये वाई एक्सिस है, इसके अबाउट ऐसे रोटेट कर जाएगा, हवा में है ना, इसे रोटेट कर जाएगा आराम से। जेड एक्सिस था आपका ये ऊपर की साइड में, ये बॉडी थी आपकी, जेड एक्सिस ऐसे आपको ऊपर की साइड में था, तो जेड एक्सिस के अबाउट भी घूम जाएगा, क्या दिक्कत आ रही है? हाँ है ना। लेकिन ये था पहले आपका जब ये स्पेस में मूव कर रहा था, स्पेस पे मूव कर रहा था तो तीनों डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ठीक है। अब मैं दूसरा केस ले रहा हूँ आपका कि ये इसी प्लेन के अंदर मूव करने के लिए कंस्टेंट है, इस प्लेन से बाहर नहीं जा सकता, इस बोर्ड में रह सकता है। ये मैं इसको मिटा देता हूँ, और इसको आप बोर्ड में ही रह सकता है, आप ऐसे सोचिए, ठीक है। अब मुझे बताइए, सिर्फ रोटेशन पे फोकस करें, उससे पहले ट्रांसलेशन कितनी हो जाएंगे अगर सिर्फ बोर्ड में ही है तो? और यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में ट्रांसलेशन कितनी हो गई थी? ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो गई थी अगर स्पेस में था तो। रोटेशन भी कितनी हो गई थी? 3 हो गई थी। टोटल कितनी होगी आपकी? 3 + 3 बोले 6। अभी दूसरा केस, दूसरा सिचुएशन है कि ये इसी बोर्ड में ही रहेगा, ऑन बोर्ड रहेगा। अब बताइए बोर्ड में जब रहेगा तो बोर्ड के ऊपर मूव कर सकता है ये, इसका मतलब ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है भाई लोग? 2। दो। अबे ऑन द सरफेस मूव कर रहा है ना भाई, ऑन द मूव सरफेस मूव कर रहा है। अब बात आती है रोटेशन की, रोटेशन के लिए आपको चेक करना पड़ेगा घुमा घुमा के, तो एक्स के अबाउट रोटेशन है या नहीं है देखते हैं। आप एक्सेस बना लिए इधर में, एक्स वाई और जेड जैसे पहले बनाए थे, एक्स के अबाउट रोटेशन हो जाएगा क्या? एक्स के अबाउट रोटेशन कराएंगे तो आपका ऐसा होएगा, देखो। अब ये बॉडी है ना, जब एक्स एक्सिस यहाँ पे, आपको याद होगा, मैं थोड़ा सा हवा में करके आपको चीज़ें दिखाता हूँ। एक्स एक्सिस आपका यहाँ था,
आप इसको ऐसे रोटेट करा रहे हो, ठीक है। आपका एक टाइम ऐसा आएगा, ये बॉडी है ना टच खत्म कर देगी स्पेस के साथ में। इवन जब आप इसको ऐसे उठा भी रहे हो एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कराने के लिए, तब भी ये इस प्लेन को छोड़ चुकी है, जो कि इसको अलाउड नहीं है, जो कि इसको अलाउड नहीं है। और फिर एक और छोड़ो, चलो कोई बात नहीं, ये तो अलाउड मान भी लेंगे एक बार के लिए। बट जैसे आप घुमा रहे हो तो ये जो मूवमेंट है, यहाँ पे तो टच है प्लेन में, बोर्ड के टच है, यस और नो बोलेंगे आप। लेकिन इससे अगला मूवमेंट आप देखेंगे कि ये टच नहीं रहेगा। आप कितनी कोशिश कर लो, एक मूवमेंट ये आएगा कि ये ऐसे होएगी होएगी, मतलब ये इससे दूर होएगी होएगी, यस और नो, दूर होएगी होएगी। तो आपका जो ऑब्जेक्ट है ना, वो स्पेस से ही टच छोड़ गया। अगर स्पेस से ही टच छोड़ गया तो वो रोटेशन अलाउड नहीं हो सकता। एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेशन अलाउड नहीं हो गया। शर्त है ये, घुमा घुमा के देख लो और चेक रोटेशन अबाउट ईच एक्सिस, बट द टच विद द स्पेस शुड बी ऑलवेज देयर। यहां पे क्या चीज है आगे, बट द टच शुड बी ऑलवेज देयर। टच विद द स्पेस इन विच पार्टिकल इज मूविंग शुड बी ऑलवेज देयर, और टच विद द स्पेस in which particle is moving should be always there, should be always there। ये टच खत्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसको बाद में लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वेट कर लो अभी एक बार के लिए। अच्छा, वाई एक्सिस के अबाउट रोटेशन की बात करो, पहले समझ में आना चाहिए, उसके बाद मजा आएगा आपको। ऐसे कुछ बॉडी थी आपकी, ये एक्स एक्सिस था, ये वाई था। आप बताइए वाई के अबाउट भी रोटेशन पॉसिबल है क्या? वाई ऐसे था आपका, वाई के अबाउट रोटेशन पॉसिबल है? चलो करके देखते हैं। करके देखा आपने? आओ, पता है एक मूवमेंट पे तो ये हवा में आएगा ही आएगा, एक मूवमेंट पे तो हवा में आएगा ही आएगा, क्योंकि आप घुमा के देखो ना, ये ऐसे देखो लो आप, ये एक बार तो आएगा ही आएगा। तो ये भी क्या अलाउड होगा आपका? नहीं होगा। जेड एक्सिस, टच खत्म नहीं होना चाहिए, ये बहुत जरूरी चीज है। जेड एक्सिस के अबाउट रोटेशन, ये जेड एक्सिस है ऐसे, ये घूम गया, टच हमेशा जैसे बॉडी आपकी होनी चाहिए थी वैसे वैसे आपकी बॉडी रहेगी आपकी। तो इसका मतलब जेड एक्सिस के अबाउट रोटेशन पॉसिबल है। तो अब जो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो बॉडी टू बॉडी वेरी करेंगे, हर बॉडी के लिए अलग अलग होंगे, उसकी शेप वगैरह इन पे मैटर करती है। और दूसरा आपको कैसे करके देखना पड़ेगा, घुमा घुमा के देखना पड़ेगा। चेक रोटेशन अबाउट इच एक्सिस बट द टच विद द स्पेस इन विच द पार्टिकल वाज मूविंग, मैं उसको हाइड कर दिया हूं। टच विद द स्पेस शुड बी ऑलवेज देयर। स्पेस का मतलब है इन विच पार्टिकल वाज मूविंग। 2D स्पेस हो सकता है, 1D स्पेस हो सकता है, एंड 3D स्पेस हो सकता है। इस स्पेस से आप वैसे ना समझे कि 3D वाला स्टफ ना समझे, स्पेस जिसमें पार्टिकल मूव कर रहा था। तो अदरवाइज आप पूरा भी लिख देना कि द स्पेस इन विच पार्टिकल वाज मूविंग शुड बी ऑलवेज देयर, टच शुड नॉट बी स्प्लिटेड। टच आपका छूटना नहीं चाहिए। क्लियर रहेगा आपको? अब लिखो इसको और फिर दोनों एग्जाम्पल डालो। सेम बॉडी स्पेस में मूव कर रही थी, सेम बॉडी ऑन बोर्ड थी, तो ये तरीके हैं आपके। अब उसको आप कहना ऐसे समझ नहीं सकते, ये घुमा घुमा के देखने वाली चीज कॉपी में तो लिखी नहीं जाएगी। तो आप सेम बॉडी बना दीजिए कि ऐसे यहाँ पे बॉडी थी, ये एक्स और ये वाई और ये जेड। यहाँ तो आपको साफ साफ दिख रहा है, ये खुद को आपको समझना पड़ेगा, ये लिखने की चीज नहीं है। दोनों केस डाल दीजिए। अभी रोटेशन कितनी आई? एक। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गया? 3 हो गया। रोटेशन वाला एक बार और समझाना पड़ेगा, या मैं बोलूँ कि खुद से ही एक बार कर करके देखना पड़ेगा कि क्या सीन है। चलो नेक्स्ट पे, ये लैंग्वेज डाल देना कि कैसे देखना होता है, और फिर ये 2 एग्जाम्पल डाल देना। हो जाए तो मुझे बोलना। डन है भाई सभी का? नेक्स्ट, एक दो एग्जाम्पल और लो ताकि आपको ये बात समझ में आए। मेरे को एक बात बताओ,
लाइक ये भाई म्यूट कर लो, खुशबू खुशबू म्यूट कर लो बेटा, वीडियो में फिर दिक्कत आएगी अदरवाइज। और एग्जांपल लेते हैं एक बढ़िया सा, सुई है, सुई देखी भाई सबने, सुई है, सुई को हवा में फेंक दिया, सुई को हवा में फेंक दिया, क्लियर है? और डिग्री ऑफ फ्रीडम बताइए इसका, एफ बताइए क्या हो जाएगा। अब सुई को जो समझो वो समझ लो भाई अंग्रेजी में, बाकी आपको बात समझ में आ जानी चाहिए। बताओ, लिखो, इतना क्वेश्चन तो लिखो, सुई को हवा में फेंक रखा है, डिग्री ऑफ फ्रीडम बताइए, खुद से चेक करिए आप। आइए सबसे पहले बात होगी ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम पे, और फिर रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम पे, ठीक है? दोनों को ऐड करके अपन एफ बता देंगे, क्लियर है? ट्रांसलेशन पे बात करें सबसे पहले, क्या बोला मैंने, हवा में फेंक रखा है, ट्रांसलेशन कितनी हो गई, 3। कोई लाइन के अलोंग थोड़ी मूव कर रही है, कोई सरफेस के ऊपर थोड़ी मूव कर रही है, ऑन द सरफेस थोड़ी मूव कर रही है, हवा में फेंक रखा है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा आपका, 3। हवा आते आप तो 3 डालो सीधा, ठीक है? अच्छा रोटेशनल, अच्छा ये तो चेक करनी पड़ेगी, तो कर ले, किसने मना किया, कर रहे हैं। उसके लिए क्या करना पड़ता है, कोई भी सेंटर ऑफ मास ले लिया या कोई भी सेंट्रल पॉइंट ले लिया, और उसके अबाउट फिर आपको एक्सेस बनाने पड़ते हैं, ठीक है? एक्सेस में एक एक्सेस ऐसे बना रहा हूँ जिसके अलोंग है, लेंथ के अलोंग है, और बाकी एक्सिस है वो आपके ये ऐसे है, और ये आपका ये ऐसे है, ठीक है? अब एक बात बताइए, एक्स एक्सिस के अबाउट जो रोटेशन है, एक्स एक्सिस के जो अबाउट रोटेशन है वो ऐसे होएगा, जैसे मैं इसको ऐसे घुमा दूं, बात समझ में आ रही है? वाई एक्सिस के अबाउट रोटेशन है वो ऐसे होएगा, बिल्कुल सही बात है। जेड एक्सिस के अबाउट रोटेशन, जेड ऊपर की साइड है तो वो ऐसे होएगा, बिल्कुल सही बात है। अभी आप देखेंगे कि जेड एक्सिस में आपको एक जब जेड एक्सिस के अबाउट रोटेशन करा रहा हूं तो ये घूमता हुआ दिख रहा है आपको, तो ये घूमती हुई दिखेगी आपको। वाई एक्सिस के अबाउट रोटेशन करा रहा हूं तो भी सुई घूमती हुई दिखेगी, यस और नो? स्पेस में तो टच वच वाली दिक्कत नहीं है अभी, ठीक है? वो तो ऑन या अलोंग होगा तभी दिक्कत आएगी। तो लेकिन जो एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेशन करा रहा हूं तो आपको एक सुई जरूर नहीं है घूमती हुई दिखेगी आपको, यस और नो? तो एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट तो करा सकते हो तुम, रोटेट तो करा सकते हो, बट उसका जो रोटेशन का मैग्नीट्यूड है वो अप्रिशिएबल नहीं है, रोटेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो अप्रिशिएबल नहीं है, इसलिए हम इसको कैंसिल कर देते हैं। रोटेशन फिर ये वाले 2 काउंट होते हैं बस। अभी फिर रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या रहेगी, 2। एक्स वाला क्यों कैंसिल कर दिया, रोटेशन हो रहा है, नो डाउट रोटेशन हो रहा है, बट रोटेशन ऑफ नॉट अप्रिशिएबल अमाउंट, अप्रिशिएबल अमाउंट, इसको अप्रिशिएबल कैसे क्या, रोटेशन ऑफ नॉट अप्रिशिएबल अमाउंट, इसलिए 0 लिया आपने, इसको रोटेशन कंसिडर इसलिए नहीं किया, लाइक पर्याप्त मात्रा में रोटेशन नहीं था इन कंपेरिजन टू वाई और जेड एक्सिस के अबाउट जो रोटेशन हो रहे हैं, वाई और जेड एक्सिस के अबाउट जो रोटेशन हो रहे हैं वो अप्रिशिएबल अमाउंट में है, दिख सकते हैं, बट ये वाला अप्रिशिएबल अमाउंट में नहीं है, रोटेट तो करा पा रहे हो नो डाउट, बट वो कंसिडरेबल नहीं है, क्लियर है? नॉट कंसिडरेबल बिकॉज नॉट इन अप्रिशिएबल अमाउंट, एक सफिशियंट अमाउंट में नहीं था, क्लियर है? बढ़ा जाए तो बोलिए। तो अभी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या रहेगा आपका, 5 रहेगा, चल सकता हूँ आगे? एक और क्वेश्चन कराते हैं आपको। अच्छा कंसेप्ट कितने हो चुके हैं आपके, 4 हो चुके, कंसेप्ट 4 हो चुके ना, ठीक है? एक और सुनिए, लाइक ये आपका एक स्फेयर है, ये आपका स्फेयर है, ठीक है? इस पे एक छोटा स्फेयर है वो मूव कर रहा है, ये आपका स्टेशनरी है अभी, ये वाला क्या है, स्टेशनरी है, और वैसे मूव कर रहा भी हो, स्टेशनरी ना भी हो, लेट मूव कर रहा हो ये, ठीक है?
मूविंग हो सकता है। मुझे जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए वो सिर्फ इसका चाहिए, छोटे वाले स्फेयर का चाहिए, बड़े वाले का चाहिए ही नहीं तुमसे। तो मेरा जो जिसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ, जो मेरा पार्टिकल है एक्चुअल में या मेरा सिस्टम है, वो ये है। जिस पार्टिकल में इंटरेस्टेड हूँ वो छोटा स्फेयर है। अगर मैं सिस्टम की डिग्री ऑफ फ्रीडम पे बात करता तो मुझे इसकी भी और इसकी भी, दोनों पे बात करनी होती। और अगर मैं किसी एक पे बात कर रहा हूँ तो किसी एक की बात करनी पड़ेगी। तो लेट ये सरफेस पे मूव कर रहा है, एक फर्श पे मूव कर रहा है, ये बड़ा वाला फर्श पे मूव कर रहा है, ठीक है। और ये इसके ऊपर मूव कर रहा है, छोटे वाला अपर सरफेस के ऊपर। अंदर भी डाल सकते थे इसको, अगर एक खोखला और अंदर भी डाल दें तो अंदर भी डाल सकते थे, अभी एक बार के लिए ऊपर है, ठीक है। मुझे सबसे पहले बात करनी है कि स्मॉल स्फेयर, मैं बोल दूं कि छोटे वाले स्फेयर स्मॉल आर से बोल दे, या चलो स्मॉल स्फेयर बोल देते हैं। स्मॉल स्फेयर का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा? फिर मुझे बात करनी है बड़े वाले स्फेयर का, बिग स्फेयर का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या रहेगा, ठीक है। और फिर मुझे बात करनी है सिस्टम का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है। जब भी सिस्टम की बात होगी तो मतलब दोनों की एक साथ बात करनी पड़ेगी, ठीक है। दोनों पार्टिकल या जितने भी कंस्टिट्यूएंट्स है सिस्टम में, मतलब जितने भी आइटम है उन सबको मिला के डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ रही है। चलिए पहले स्मॉल स्फेयर पे बात करते हैं। जब भी स्मॉल स्फेयर की बात होगी, आपको जब भी डिग्री ऑफ फ्रीडम देखना है तो सबसे पहले क्या देखना है कि वो रिजिड बॉडी है या फिर एक पॉइंट पार्टिकल है। अभी आप इसको स्फेयर बोल रहे हो, पॉइंट पार्टिकल तो क्या होता है, उसका कोई शेप नहीं होता, ये पॉइंट पार्टिकल है, ना उसका साइज होता ना शेप होता, जस्ट ऐसे होता है बस, ठीक है। तो क्या ये पॉइंट पार्टिकल? अभी पॉइंट पार्टिकल नहीं है। एक बार तुम खुद से सोचो कि इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा। आप सिर्फ स्मॉल स्फेयर के बारे में सोचो, सोचो, इतने मैं 2 मिनट बात करता हूँ, सब निकालो अपनी अपनी, सब निकालेंगे, तीनों चीज करेंगे। हेलो, हाँ जी बोलिए। निकाला भाई? कितना है छोटे स्फेयर का? सबसे पहले रिजिड बॉडी है या नहीं है? अगर रिजिड बॉडी है तो टिक मारिए, रिजिड बॉडी है तो टिक मारिए, करते रहिए साथ साथ। रिजिड बॉडी है तो टिक मारिए। रिजिड बॉडी है इसका मतलब है आपको रोटेशनल के बारे में सोचना है और ट्रांसलेशन के बारे में सोचना है, ठीक है। तो टी और आर भी लिख सकते हो, या फिर टी एफ लिख सकते हो और आर एफ लिख सकते हो। ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, वो डिनोटेशन से कुछ फर्क नहीं पड़ता, और ये फिर बाद में फाइनल। अब ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम बताइए क्या हो जाएंगे। ये कहाँ पर मूव कर रहा है, छोटे वाला कहाँ पर मूव कर रहा है? ऑन द सरफेस ऑफ स्फेयर। कहाँ पे? ऑन द सरफेस ऑफ स्फेयर। ये लैंग्वेज में लिखा हुआ था, अभी आपकी लैंग्वेज नहीं है, मैं बोल रहा हूँ कि लैंग्वेज ही सारा रोले का घर है, उसी से ही सारी चीज डील अप होंगी। तो ये लिखा हुआ था कि ऑन द सरफेस ऑफ लार्जर स्फेयर पे मूव कर रहा है। अगर ऑन द सरफेस ऑफ लार्जर स्फेयर पे मूव कर रहा है तो ऑब्वियसली जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कितनी होने वाली है? 2 होने वाली है, ये बात में कोई डाउट नहीं है। अच्छा अब बात करते हैं रोटेशन की। इसका रोटेशन अलाउड है किन किन एक्सिस के अलाउ अबाउट, वो देखते हैं। तो आप क्या करेंगे, एक्स वाई जेड इस तरीके से बना लेंगे, एक्स बना लिया, वाई बना लिया, और ये जेड बना लिया, बना लिया। अब इसको घुमा घुमा के देखेंगे, और टच है वो खत्म नहीं होना चाहिए कभी भी जिस सरफेस के ऊपर ये मूव कर रहा था, हाँ है ना। तो आप बताइए कि जेड एक्सिस के अबाउट रोटेशन अलाउड है क्या? देखिएगा इसके अबाउट घूमेगा, अलाउड है, सरफेस पे इधर उधर रहेगा, और टच खत्म नहीं होगा, ध्यान रखना, टच खत्म नहीं होगा। तो जेड एक्सिस के अबाउट रोटेशन अलाउड है, छोटे वाले की बात कर रहे हैं, अलाउड है। वाई के अबाउट, वाई के अबाउट भी टच खत्म नहीं होगा, घुमा लो, क्या दिक्कत आ रही है, हाँ है ना।
घुमा लो तो ये भी दिक्कत नहीं आ रही है। एक्सिस, एक्स एक्सिस के अबाउट, हाँ तो इधर आ जाएगा। स्फेयर है ना, कौन सा गिर रहा है, स्फेयर तो गोल होता है ना भाई, तो अभी भी ऐसे आ जाएगा, इधर स्फेयर की सरफेस पे रहेगा। ये भी रोटेशन अलाउड है। तो अभी आपकी रोटेशन कितनी आ रही है, 3 आ रही है। टोटल क्या हो जानी है आपकी, 5 हो जानी है। इसमें किसी को डाउट है? नो डाउट। बिग स्फेयर पे बात करते हैं सेम वे में। क्या बिग स्फेयर रिजिड बॉडी है? सबसे पहले आप रिजिड बॉडी है तो टिक लगाइए, ताकि आपको ये रिमाइंड हो जाए कि हाँ भाई मुझे रोटेशन को निकाल के देखना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक? अब बात थी कि ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है। सबसे पहले ट्रांसलेशनल, इस ये जो बड़ा स्फेयर है, इस पे क्या कंस्टेंट है, कहाँ पे मूव कर रहा है ये, फ्लोर पे। अब बताइए, आप फर्श पे अगर मूव कर रहा है तो एक प्लेन सरफेस ही हो गया एक टाइप से, तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गई, 2 हो गई। ऑन द फ्लोर है, ऑन द सरफेस है, 2 हो गई। रोटेशन में अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स वाई जेड बना के देखना पड़ेगा, एक्स वाई जेड बना के देखना पड़ेगा। अब बताइए एक्स एक्सिस के अबाउट जब इसको रोटेट कराएंगे तो सर इसके बाद फर्श के ऊपर इधर उधर घूम जाएगा। देखिए ऐसे करोगे तो इधर चला जाएगा, उधर ऐसे घुमा दोगे तो उधर चला जाएगा। तो रोटेशन अलाउड है, यस और नो? अच्छा, वाई एक्सिस के अबाउट, हाँ तो कर लो ना, एक जगह स्फेयर को घुमाते रहो आप, सरफेस पे ऐसे पटक के यहाँ पे घुमा लो, क्या दिक्कत आ रही है? सरफेस से टच थोड़ी खत्म हुआ, नहीं खत्म हुआ। जेड एक्सिस के अबाउट, हाँ तो क्या दिक्कत है, वो एक्स एक्सिस के अबाउट इधर जा रहा था तो जेड एक्सिस के अबाउट अब इधर इधर चला जाएगा। जेड एक्सिस के अबाउट भी रोटेशन पॉसिबल है। आपको दिखना चाहिए, मैं आपको दिखेगा तभी मैं आगे बढ़ सकता हूँ, दिख रहा है? तो इसका मतलब अभी भी कितनी है रोटेशन, 3 है। इसका मतलब टोटल जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है बड़े वाले की वो कितनी होगी, 5। सिस्टम की कितनी होगी, सिस्टम की होगी 5 छोटे की 5 बड़े की, और ये होगी टोटल 10। अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा है, हाँ या ना? चलिए थोड़ा सा इसको खराब करते हैं, तुम्हारी जो समझ में आ रहा है उसको। और नेक्स्ट है आपका, अभी सारा गेम जो बचा है ना वो क्वेश्चंस का बचा है। एक कंसेप्ट और है, उसको आप लिख लीजिए, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन करने बचते हैं अपने, तो चैप्टर कंप्लीट भी हो जाएगा। थ्योरेटिकली कंप्लीट हो गया, लेकिन वैसे कभी खत्म नहीं होने वाला चैप्टर है ये। तो कंसेप्ट एक और, कंसेप्ट का नंबर बता दीजिए आप। 5 है, आर यू श्योर? एक 5 में तो आप ऐसे डाल दीजिए कि एफ सिस्टम है, वह सम ऑफ एफ कंस्टिट्यूएंट्स। इस सिस्टम का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है ना, वो जितने भी कंस्टिट्यूएंट्स हैं उनके डिग्री ऑफ फ्रीडम के बराबर होगा। क्लियर? जितने भी कंस्टिट्यूएंट्स हैं, या फिर आप ऐसे लिख दीजिए एफ आई, जितने भी कंस्टिट्यूएंट्स हैं उनके डिग्री ऑफ फ्रीडम के सम के बराबर रहेगा। एफ आई क्या रहेगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम, या पार्ट जो भी पार्ट है। वो समझ में वैसे ही आ रहा है तो वैसे ऐसे लिख दो छोड़ के। अब वैसे समझ में आ रहा है कि वेरे जो आपने लगा दिया ना 5+5, वो कंसेप्ट लिखवाया है, ठीक है। और छठा है आपका, अच्छा यहाँ पे इसको और भी जनरल कर सकते हो, वेट करेंगे आप, इसको और भी जनरल कर सकते हो। अगर कोई कंस्टेंट होंगे ना वो घटाने पड़ेंगे, ठीक है, माइनस कंस्टेंट्स। इसको और भी जनरल कर सकते हो, कोई भी कंस्टेंट होगा उसको घटाना पड़ेगा आपको। अच्छा, कंसेप्ट 6 है, स्प्रिंग डज नॉट पुट एनी कंस्टेंट, डज नॉट पुट एनी कंस्टेंट। ये मस्त है, ये आपको ध्यान रखना है। स्प्रिंग डज नॉट पुट एनी कंस्टेंट। देखिए मैं थोड़ा थोड़ा इसको समझाता हूँ आपको, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको है ना, एक और चीज़ है, इंपॉर्टेंट क्यों है, आपको फील नहीं होगा ये, आपको ये फील नहीं होगा, और क्या बोलते हैं, धीरे धीरे समय के साथ फील होएगा। तो थोड़ा वेट करना है इसको समझने के लिए। अभी मैं आता हूँ एक बार के लिए, क्वेश्चन के थ्रू आता हूँ। तो मेरे पास एक स्फेयर है ऐसे बड़ा सा, और मैं बोलूँ कि
एक पॉइंट टाइप ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, स्फीयर नहीं है, पॉइंट टाइप ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अच्छा, अभी इनका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? दो ऑब्जेक्ट है पॉइंट टाइप, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? अगर वो ये स्फीयर है और स्फीयर के सरफेस पे ये मूव करने के लिए अलाउड है, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? अभी बोलते रहो, मुंह से बोलोगे तब बात बनेगी। दो है, और इसका भी कितना है? दो है। अगर मैं एक लाइन मतलब एक वायर से इन दोनों को कनेक्ट कर दूं, या धागे से कनेक्ट कर दूं, धागे से कनेक्ट कर दूं, धागा बांध दिया दोनों के बीच में, अब डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएंगी? पहले दो थी, दो और दो चार थी पहले, छोटे छोटे की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक और ध्यान रखिए, अगर ये भी मूव कर रहा है फ्लोर के ऊपर, तो फिर इसकी भी दो लेनी पड़ेंगी, और इसकी रोटेशन भी लेनी पड़ेंगी। तीन है सिस्टम में। पहले रुकना एक बार के लिए, छोटे पार्टिकल 1 की, छोटे पार्टिकल 2 की, एक उनका कंस्टेंट धागा, ये तो होगी इन दोनों आइटम्स की, और ये धागे के साथ में, ठीक है। धागा को मासलेस मान के चल रहे हैं, मासलेस मान के चल रहे हैं, नहीं तो वो भी बॉडी हो जाता, ठीक है, जस्ट एक स्ट्रिंग टाइप, ठीक है, इसलिए धागा बोला। अच्छा, अब बड़ा स्फीयर है, उसकी कितनी होंगी? आप पता है, दो तो उसकी ट्रांसलेशन होंगी, दो तो ट्रांसलेशन होंगी, और आपको पता है 3 रोटेशन होंगी, क्योंकि फ्लोर पे भले ही हो लेकिन रोटेट तो अभी भी कर सकता है तीनों डायरेक्शंस में। तो इस सिस्टम की टोटल कितनी आ रही है? 3 + 5 8 आ रही है। अब आपको जो ये वाली जो चीज़ थी कंस्टेंट के घटाने वाली बात, वो समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कंस्टेंट के घटाने से क्या हुआ है देखिएगा, ये धागे से कनेक्टेड है, अगर आप इसको नीचे लाओगे तो वो ऊपर आ जाएगा, है ना। इसको नीचे लाओगे तो वो ऊपर आ जाएगा। ये वाला गेम है, उस वजह से इसको घटाना पड़ा है। उसका ये इसका जो मोशन है वो इसके मोशन से अफेक्टेड है, अफेक्टेड है तो फिर वो चीज़ रिलेटेड हो गई, इसकी मोशन रिलेटेड हो गई, तो मतलब एक कंस्टेंट आ गया इसकी मोशन पे, कि अगर ये नीचे आता है तो इसको ऊपर आना पड़ेगा। सिमिलरली अगर ये नीचे जाता है तो इसको ऊपर आना पड़ेगा। धागे ने दोनों को बांध के रख रखा है, तो वो कंस्टेंट आपको घटाना पड़ेगा। क्लियर है?